Okay, people, we are talking about the great rising of 1857. एक कॉमन सा चैप्टर है दोनों भी बोर्ड्स में, और इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कि हमारे स्वाधीनता संग्राम में, ठीक है, जो इंग्लिश या ब्रिटिशर्स आए थे उनके अगेंस्ट में 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, 1857 में, और ये पहला रिवोल्ट था, ठीक है, जब बहुत सारे, तभी इंडिया एक पूरा नेशन नहीं था, इंडिया बटा हुआ था, बेसिक छोटे छोटे गुटों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, एंड देयर वाज अ रिवोल्ट, ठीक है, देयर वाज बेसिकली एक बगावत हुई थी उस टाइम पे, 1857 की ग्रेट अपराइजिंग बोलते हैं हम इसको, ठीक है, और ये आगे चल के हमारे फ्रीडम मूवमेंट में हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक मिसाल बना। इस मिसाल को, मतलब इस एग्जाम्पल को कोट करते थे वो कि भाई अगर चंद लोग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इकट्ठा हो सकते हैं, लड़ सकते हैं और उनको चुनौती दे सकते हैं, वाई कांट वी एज एन एंटायर नेशन, ठीक है। सो ग्रेट राइजिंग ऑफ 1857, इट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, इट शोज हाउ पीपल लाइक लक्ष्मी बाई रानी ऑफ झांसी, झांसी की रानी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बहादुर शाह जफर, तात्या तोप, दीज वर पीपल हु हैड शोन अ रिवोल्ट और हु हैव रिजन अप अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। तभी ब्रिटिश एम्पायर 200 साल पुराना नहीं था, ठीक है, इट वॉज हार्डली वेरी न्यू, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा था इंडिया में, और इसके अगेंस्ट में इन लोगों ने लड़ाई छड़ी, ठीक है। सो हाउ डिड द पॉलिसीज एंड द पीपल, नवाब्स लूज देयर पावर, तो यहाँ पे भाई साहब जितने भी नवाब थे वो दे वर लूजिंग देयर पीपल। सो व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, तो जब लोगों ने बगावत की, ठीक है, किसके अगेंस्ट में भाई साहब, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, व्हेन पीपल रिबेल इन 1857, sepoys and peasants gathered information for the revolution that spread across the plains of नॉर्दर्न इंडिया इन 1857। सीपॉयज कौन थे? सीपॉयज बेसिकली इंडियन लोग थे जिनको आर्मी में रिक्रूट किया गया था, ठीक है। सो दीज वर बेसिकली इंडियंस हु वर रिक्रूटेड इन द आर्मी। तो सीपॉयज एंड पीजेंट्स गैदर फोर्सेस फॉर द रिवोल्ट। तुम लोग का रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है? हाँ, लेकिन रिजल्ट आउट हो गया होगा ना, तो मार्क्स नहीं भेज सकते हैं। आपका भी नहीं आया है? आपका तो कभी आता ही नहीं है। मुझे सिर्फ इनका मार्क्स मिला हुआ है अभी तक, इनका, उनका और भारती का, बाकी किसी का मार्क्स ही नहीं आया है। सिद्धि आपका भी मार्क्स नहीं आया मुझे, क्यों? व्हाट इज द रीजन फॉर डिले? मार्क्स तो मालूम चल गया होंगे ना, तो टाइप करके भेजने में कितना देर जाता है? Sepoys and peasants gather forces for the revolt that spread across the plains of northern India in 1857। तो 1857 में सीपॉयज मतलब जो इंडियंस थे लेकिन जो ब्रिटिश के आर्मी में थे। ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी जिसमें इंडियंस भी थे। तो सीपॉयज एंड पीजेंट्स, पीजेंट्स मतलब कौन हो गए भाई साहब? फार्मर्स, गरीब लोग। दे गैदर फोर्सेस, तो इन्होंने पूरा एक आर्मी बनाया, एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट, ठीक है, इन 1850। पॉलिसीज एंड द पीपल, इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी भाई साहब? East India Company was basically the name of the British company that had come to do business in India। इनका पर्पस पहले क्या था भाई साहब? इनका पर्पस क्या था भाई साहब? बिजनेस। सो देयर फर्स्ट पर्पस वाज टू डू बिजनेस इन इंडिया। लेकिन इन्होंने देखा कि भाई साहब इंडिया जो है तो गुटों में बटा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आराम से बिना बिजनेस किए रूल करके इंडिया को लूट सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दे चेंज देयर स्ट्रेटजी इन, ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द कंपनी व्हिच हैड कम to do business in India, but finally they saw that India was so weak, India was so segregated in small parts that they would basically, तो इन लोग क्या करेंगे भाई साहब? इन लोग इंडिया को लूटेंगे, और इंडिया को लूटने के लिए इन्होंने फिर रूल करना चालू कर दिया, ठीक है। सो एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल। सो बहुत सारे पॉलिसीज थी ब्रिटिश इंडिया की। दीज पॉलिसीज इम्पैक्टेड किंग्स, सोल्जर्स, ट्राइबल्स, लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट्स, क्वींस, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे भाई साहब पॉलिसीज लाए। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो रही थी भाई साहब? ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज लाए जो किसको किसको इम्पैक्ट कर रहे थे?
किंग्स को इम्पैक्ट कर रहे थे, सोल्जर्स के अगेंस्ट में जा रहे थे, ट्राइबल्स मतलब जो जंगलों में रहते हैं जो लोग, उनको इम्पैक्ट कर रहे थे, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं मतलब जो जमींदार वगैरह होते हैं उनको इम्पैक्ट कर रहे थे, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स एंड क्वींस, इन सब को इम्पैक्ट कर रहे थे ये सारी चीजें, ठीक है, दे वर इम्पैक्टिंग ऑल दीज थिंग्स. You may have also seen how people resist policies and actions that harm their interests or go against their sentiments. तो ये भाई साहब कैसे लोगों के मतलब इन लोगों ने ऐसे पॉलिसीज निकाली कि इन सबको हार्म कर रहे थे, किंग्स को भी, सोल्जर्स को भी, ट्राइबल्स को भी, लैंडलॉर्ड्स को भी, पीजेंट्स को भी और क्वींस को भी. ओके, सो दे वर ब्रिंगिंग अप पॉलिसीज, दे वर बेसिकली ब्रिंगिंग अप पॉलिसीज दैट वर हार्मिंग एवरीवन, ठीक है, that were harming everyone. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो नवाब्स लूज देयर पावर, जितने भी बड़े बड़े नवाब्स थे दे स्टार्टेड लूजिंग देयर पावर. इनके भाई साहब जो टेरिटरीज थे वो ब्रिटिशर्स ने क्या करने लगे, अपने आप एनेक्स करने लगे, ठीक है. तो दीज वेर नवाब्स एंड दे हैड पावर्स. तो नवाब्स मतलब कुछ छोटे मोटे राज्यों के ये नवाब हुआ करते थे, इनके टेरिटरीज क्या करने लगे, ब्रिटिशर्स लोग छीनने लगे, ठीक है. नवाब्स सिंस द मिड 18th century नवाब्स एंड राजास हैड सीन देयर पावर इरोड, ठीक है. 18th century, मिड 18th century में भाई साहब क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स एक्सपैंड हो रहे थे, ठीक है. बाय द मिड ऑफ 18th century द ब्रिटिशर्स वे एक्सपैंडिंग एंड हेंस नवाब्स और राजास क्या हो रहे थे भाई साहब, इनके पावर्स क्या हो रहे थे, इरोड हो रहे थे, इनके पावर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स इनके पावर्स को स्नैच कर रहे थे, ठीक है. ओके, दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर, धीरे धीरे भाई साहब इनका अथॉरिटी और ऑनर जाने लगा, ठीक है. दे स्टार्टेड लूजिंग देयर अथॉरिटी एज वेल एज ऑनर. रेसिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मेनी कोर्ट्स, ठीक है. तो बहुत सारे कोर्ट्स में भाई साहब रेसिडेंट्स को स्टेशन किया गया, उनको मतलब रखा गया, ठीक है. द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड, ठीक है. तो जितने भी रूलर्स थे उनके फ्रीडम को भाई साहब रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है. देयर फ्रीडम्स वेर रिड्यूस्ड. द आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंड, तो जितने भी आर्म फोर्सेस के लोग थे उनको भाई साहब डिसबैंड कर दिया गया. ऑल द आर्म फोर्सेस वे बेसिकली डिसबैंड. Their revenues and territories were taken away by in stages. धीरे 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 उनके रेवेन्यूज और टेरिटरीज को लिया जाने लगा, ठीक है. Their revenues and territories were taken away in stages. छोटे छोटे स्टेजेस में इनके रेवेन्यूज और टेरिटरीज को, जितने भी राजा लोग थे उनके रेवेन्यूज और टेरिटरीज को ऐड कर दिया जाने लगा, ठीक है. They were basically added. Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest. तो भाई साहब जब देख रहे हैं लोग पावरफुल हैं और लोग धीरे धीरे हमारे सारे जो टेरिटरीज हैं वो एनेक्स कर रहे हैं, तो रूलिंग फैमिलीज क्या करने लगे भाई साहब, थोड़ा मोल भाव करने लगे. अरे पूरा मत लो, 45% ले लो, 55% हमारे पास रहने दो, या ऐसा नेगोशिएट करने लगे, ठीक है. व्हेन दे स्टार्टेड सीइंग दैट देयर एंटायर किंगडम्स वर गेटिंग लॉस्ट टू द ब्रिटिश एम्पायर, दे स्टार्टेड नेगोशिएटिंग हेवीली विद द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है. उनके साथ नेगोशिएट करने लगे. मेनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हायर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. अभी ब्रिटिशर्स ने भाई साहब एक रूल निकाला कि समझ लो उस टाइम पे क्या होता था, ये राजा है, उसका बेटा राजा होगा, उसका बेटा राजा होगा, उसका बेटा राजा होगा, ये मोनार्कियल रूल है. तो अगर समझ लो किसी को बच्चा नहीं हुआ या लड़की हुई है तो वो राजा नहीं बन सकती उस जमाने में. तो क्या करते थे लोग, अडॉप्ट करते थे, बच्चों को अडॉप्ट करते थे, गोद लेते थे, ठीक है. तो लेकिन ब्रिटिशर्स ने बोला कि गोद लिए हुए बच्चे राजा नहीं बन सकते, इनका रूल है भाई साहब, ठीक है. सो एनी सन हु इज अडॉप्टेड कैन नॉट बिकम द किंग, ठीक है. तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक अडॉप्टेड सन था उनको, तो रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हायर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. तो आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी वांटेड द ब्रिटिशर्स टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हायर और एज द रूलर ऑफ द किंगडम. लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, बोला कि नहीं, आपका किंगडम नहीं रहेगा क्योंकि आपको मतलब आपका लड़का नहीं है, ये अडॉप्टेड बच्चा है आपका, ठीक है. सो दैट्स वन थिंग. नवाब्स लूज देयर पावर. नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव. तो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उन्होंने नाना साहेब को अडॉप्ट किया था, नाना साहेब को. pleaded that he be given his father's pension when the latter died. तो पेंशन मिला करता था, जितने भी राजा महाराजा हैं उनको पेंशन मिला करता था, मतलब एक ईयरली इनकम मिला करता था. तो उनको ये नाना साहब ने बोला कि भाई मैं पेशवा बाजीराव का अडॉप्टेड सन हूँ, सो वाई शुड आई नॉट गेट द पेंशन. तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि आप अडॉप्टेड सन है हम आपको लीगल हायर नहीं मानते. लीगल हायर मतलब
लीगल हायर मतलब जो वारिस है, ठीक है, वारिस, किंगडम का वारिस, ठीक है, ये आप लीगल हायर नहीं है, हम आपको नहीं देंगे, ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, ठीक है। सो दे बेसिकली रिफ्यूज्ड। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन दीज प्लीज। तो इन लोग सब ने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें भी रिकॉग्नाइज कीजिए एज रूलर्स, हमें भी वो अथॉरिटी दीजिए जो हमारे पूर्वजों को मिलता था, हमें भी वो राइट्स चाहिए, जो हमें जो पेंशन मिलता था उनको वो हमें भी चाहिए। तो दे अनरिकॉग्नाइज देयर प्लीज। कुछ दरवाजे को बंद कर दीजिए ना प्लीज, ठीक है। तो इनके जो भी रिक्वेस्ट या प्लीज थे इनको टर्न डाउन कर दिया जाने लगा, ठीक है। दैट वेर बेसिकली टर्न्ड डाउन। ऑल देयर रिक्वेस्ट एंड प्लीज दैट वाज मेड वाज टर्न डाउन बाय द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। पॉलिसीज एंड द पीपल, नवाब्स लूज देयर पावर। अभी भाई साहब क्या हो रहा था, अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। तो अवध एक ऐसा, तो ये ब्रिटिशर्स लोग क्या कर रहे थे कि अगर कोई किंगडम है जिसमें लीगल हायर नहीं है, एडॉप्टेड सन है, तो उसको वो राजा नहीं मानेंगे और उस किंगडम को ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड कर लेंगे। रातों रात भाई साहब ये किंगडम हमारे अंदर चलाएगा। बिकॉज यू डू नॉट हैव अ लीगल हायर टू द थ्रोन, वी विल एनेक्स योर किंगडम टू आवर्स। दैट वाज देयर पॉलिसी। तो अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे टेरिटरीज को ऑल ओवर इंडिया एनेक्स कर लिया। एनेक्स कर लिया मतलब ऐड कर लिया अपने किंगडम में। टू एनेक्स means to add, ठीक है। Annex means to add in their kingdom. So Awadh was one of the last kingdoms to be basically added into the British Empire. अगर लीगल हायर नहीं है, अगर अडॉप्टेड सन है, तो हम उसको बेसिकली राजा नहीं मानेंगे और ये जो आपकी टेरिटरी है ये हमारी हो जाएगी, ऐसा ब्रिटिशर्स का पॉलिसी था। तो अवध वाज वन ऑफ द लास्ट किंगडम्स। In 1801, a subsidiary alliance was imposed on Awadh and in 1856 it was taken over, ठीक है। Subsidiary alliance ये क्या होता है, we will understand, ठीक है। तो 1801 में भाई साहब क्या हुआ, there was a subsidiary alliance that was imposed on Awadh। अवध पे एक subsidiary alliance लगा and 1856 it was taken over, ठीक है, इसको taken over कर दिया गया, ठीक है। Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration। इन्होंने बोला भाई साहब ये जो अवध किंगडम है इसमें ठीक से गवर्नेंस नहीं हो रही है, जो भी इसको चला रहा है ठीक से नहीं चला पा रहा है, इसीलिए अभी हमको आना पड़ेगा, ठीक है। सो डलहाउजी, लॉर्ड डलहाउजी, व्हाट ही सेड वाज दैट दिस इज अंडर पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, हेंस द ब्रिटिश किंगडम विल टेक ओवर। तो ये कुछ भी कर रहे थे, कभी बोल रहे हैं कि भाई साहब आपका लीगल हायर नहीं है तो हम आपकी टेरिटरी ले लेंगे, कभी बोल रहे हैं भाई साहब आपका गवर्नेंस सही तरीके से नहीं है, सो वी विल एनेक्स इट, ठीक है। सो गवर्नर जनरल डलहाउजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड। मिसगवर्न्ड मतलब ये ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो मिसगवर्न्ड हियर मींस व्हाट, not properly administered। misgoverned means not properly administered, so we will take over। तो इसको टेक ओवर कर लिया गया भाई साहब, ठीक है। The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end। ये धीरे धीरे, तभी मुगल डायनेस्टी बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी, अभी धीरे धीरे कंपनी प्लान करने लगी कि कैसे मुगल डायनेस्टी को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाए, ताकि अगर इंडिया का सबसे पावरफुल डायनेस्टी खत्म हो जाए तो दूसरे डायनेस्टीज हमारे अगेंस्ट आएंगे ही नहीं, ठीक है। सो इट वाज स्लोली प्लानिंग हाउ टू एरोड एंड कोरोड द एंटायर मुगल डायनेस्टी। थोड़ा सा इधर हो जाइए, आपका सर आ रहा है इसमें कैमरा में। The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company। तो जितने भी आपके कॉइन्स थे जो कंपनीज मिंट कर रही थी, तो मुगल एम्पायर का नाम वहां से हटा दिया गया, ठीक है। द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। तो जो कंपनी कॉइन्स बना रही थी, जैसे हमारे कॉइन्स में किसका एम्ब्लेम होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्ब्लेम होता है, तो ठप्पा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कॉइन्स इशू कर रही है। तो जिसकी भी सरकार होती है उस पे भाई साहब कॉइन पे उसका ठप्पा होता है, तो यहाँ पे भाई साहब मुगल एम्पायर का ठप्पा उन्होंने हटा दिया फ्रॉम द कॉइन्स, ठीक है। सो द नेम ऑफ द मुगल किंग was removed from the coins which were minted by the company. In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, इन्होंने बोला, तो बहादुर शाह जफर was the king of Delhi at that time and he was a Mughal emperor। तो इन्होंने अनाउंस किया, किसने, लॉर्ड डलहाउजी ने अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, ठीक है, announced that the family of the king would be shifted out of Red Fort and given another place in Delhi to reside in। तो उन्होंने बोला कि रेड फोर्ट में आप नहीं रह पाएंगे, आपकी फैमिली नहीं रह पाएगी,
तो आफ्टर बहादुर शाह, रेड फोर्ट बेसिकली उस टाइम पे मुगल साम्राज्य का घर था, ठीक है, मुगल साम्राज्य का मेन सेंटर था रेड फोर्ट, ठीक है, लाल किला जिसको हम बोलते हैं। आज की तारीख में इंडिपेंडेंस डे या अगर आप रिपब्लिक डे में प्राइम मिनिस्टर हमारे जहाँ से भाषण देते हैं, ठीक है, और सारा जो कार्यक्रम होता है वो अराउंड रेड फोर्ट होता है। तो रेड फोर्ट जो लाल किला था उसमें अभी आप नहीं रह सकते हैं। बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद पूरी फैमिली को इस फोर्ट से मूव आउट करना पड़ेगा। द एंटायर फैमिली हैज टू मूव आउट ऑफ दिस फोर्ट, दैट वाज अनाउंस्ड, ठीक है, ओके। So in 1856, Governor General Canning decided that the last Mughal king, Bahadur Shah Zafar, after his death, none of his descendants, मतलब उसके जो भी पुत्र हैं, would be recognized as kings. कोई भी उसके पुत्रों को हम king नहीं मानेंगे. It was the end of Mughal dynasty, ठीक है? As kings, they would just be called as princes. तो इनको भाई साहब प्रिंस बोला जाएगा, बट प्रिंस, ठीक है, पर इनको राजा नहीं बोला जाएगा. They will not be called kings, ठीक है. तो मतलब ये राज्य नहीं कर पाएंगे और इनको रेड फोर्ट से शिफ्ट होना पड़ेगा. So these were things that were being imposed slowly and steadily by the British government on Indian rulers. Indian rulers पे धीरे धीरे ये चीजें इम्पोज होने लगी, ठीक है. The peasants and the sepoys इन द कंट्री साइड मतलब विलेज एरियाज में, ठीक है, विलेज एरियाज, पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिजेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. अभी किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए भाई साहब पैसों की जरूरत पड़ती है और ये पैसा आता है कहाँ से? टैक्स से, ठीक है. ये टैक्स वसूली बहुत स्ट्रिक्ट होने लगा, ठीक है. ब्रिटिशर्स दे वेर इम्पोजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टैक्सेस, दे वेर इम्पोजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टैक्सेस, ठीक है. ब्रिटिशर्स वेर इम्पोजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टैक्सेस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स ऑफ कलेक्शन भी था, ठीक है. दे वेर इम्पोजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मेजर्स ऑफ कलेक्शन, स्ट्रॉन्ग मेजर्स ऑफ कलेक्शन, ठीक है. द ब्रिटिशर्स वेर इम्पोजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टैक्सेस एंड दे वेर इम्पोजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मेथड्स ऑफ कलेक्शन एज वेल, ठीक है, ओके. तो ये भाई साहब इम्पोज करने लगे. इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार, तो जितने भी पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मतलब अभी देखो ब्रिटिशर्स इन पे प्रेशर डालेंगे, ज़्यादा टैक्स वसूली करोगे, ये इन पे प्रेशर डालेंगे, भाई साहब तुम ज़्यादा टैक्स दो, तो सब पे बहुत लोड आ रहा है, ठीक है. सो इन द कंट्री साइड मतलब विलेज एरियाज में पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिजेंटेड मतलब रिवोल्ट करने लगे हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. हाई टैक्सेस को अपोज करने लगे और जो स्ट्रॉन्ग मेथड्स थे रेवेन्यू कलेक्शन के उसके अगेंस्ट में, ठीक है. Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the lands they had tilled for generations, ठीक है. तो ये आपका लोन पे नहीं कर पा रहे थे, जो लोन इन्होंने लिया था, they failed to pay back their loans and gradually lost the lands. तो इस तरह से क्या, जब आप लोन चुकता नहीं कर पाते हैं तो आपका लैंड जो है वो चला जाता है, वो जब्त हो जाता है, ठीक है. और यही हो रहा था यहाँ पे. Many poor peasants due to the high taxes were not able to pay back their loans, ठीक है. Many poor peasants, अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ है, आप लोग आए हैं, किसी को पानी पीना है, किसी को वॉशरूम जाना है, आई कांट अंडरस्टैंड. मैं यहाँ पे ना 8 घंटे क्लास लेता हूँ, हार्डली कभी पानी पीता हूँ. इट डिस्टर्ब्स द क्लास, प्लीज़ अंडरस्टैंड. मैं किसी के पानी पीने के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन 1.5 घंटे में 2 बार 3 बार बोतलें इधर उधर होंगी, ये पानी पिएगा वो पानी पिएगा, डिस्टर्ब होता रहता है भाई साहब. अगर मैं आपको पढ़ाते हुए पानी पी रहा हूँ, थोड़ा सा भाई साहब चाय पी रहा हूँ, थोड़ा सा कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो क्या आप भी बोलोगे ना घर पे जाकर भाई साहब ये क्या ऐसे पढ़ा रहा है ये. तो हाउ मच ऑफ मतलब आप बताइए ना भाई साहब, 1.5 घंटे में आप जुम्मा 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा, आए होंगे, क्लास चालू हुआ है, ओके, अभी फिर 10 मिनट बाद, ओके भाई साहब, फिर 10 मिनट बाद भाई साहब. इट डिस्टर्ब्स जस्ट एज यू गेट डिस्टर्ब, सो आई ऑल्सो गेट डिस्टर्ब. Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the lands they had tilled for generations. तो मनी लेंडर्स जो थे, ठीक है, मनी लेंडर्स कौन थे भाई साहब? जो इन गरीब किसानों को क्या देते थे? दे यूज टू पे, तो ये जो मनी लेंडर्स हैं, ठीक है, ये गरीब किसानों को क्या देते थे भाई साहब? गरीब किसानों को भाई साहब लोन्स देते थे और ये लोन्स का रीपेमेंट इन लोग करते थे. लेकिन इतना ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया कि किसानों के पास कुछ बच ही नहीं रहा था. तो हाउ वुड बी दे पे देयर लोन्स बैक? तो अगर लोन्स पे बैक नहीं कर रहे हैं तो इन्होंने क्या किया भाई साहब? इनकी ज़मीनें जब्त करनी चालू कर दी. दे स्टार्टेड कॉन्फिस्केटिंग देयर लैंड्स, ठीक है. तो नाउ दे हैड नो लैंड्स, ठीक है, दे बिकेम लैंडलेस एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशन. सो सदियों से या जनरेशन से जिस लैंड पे ये खेती करते आए हैं उनका ये लैंड जाता रहा, ठीक है. दे
started losing their lands. The Indian sepoys in the employ of the company also had reasons for discontent. तो जो इंडियन लोग एम्प्लॉयड थे ब्रिटिश आर्मी में, उनके अंदर भी डिसकंटेंट बढ़ रहा था, डिससैटिस्फैक्शन भाई साहब बढ़ रहा था, ठीक है. द इंडियन सीपॉयज हु वेर बेसिकली एम्प्लॉयड इन द ब्रिटिश आर्मी, दे ऑल्सो वेर राइजिंग इन डिसकंटेंट, ठीक है. और इनके डिसकंटेंट का रीजन क्या था? दे वेर अनहैप्पी. पहला, उनको जो पेमेंट मिल रहा था, अबाउट देयर पेमेंट्स, their conditions of service, their allowances. So they were unhappy about the pays that they used to get, the conditions of service, कितना आपका conditions था और क्या क्या allowance मिल रहा था, ठीक है. पे, conditions of service and allowances, इन चीज़ों में वो भाई साहब disturbed थे. They were basically very disturbed. Some of the new rules moreover violated their religious sensibilities and beliefs. और कुछ इनके जो आर्मी में रूल्स लाए गए, इन रूल्स से उनके रिलीजियस बिलीफ पे धक्का लगा, ठीक है. उनके रिलीजियस बिलीफ सिस्टम पे धक्का लगा, उनके रिलीजियस सेंसिबिलिटी पे धक्का लगा. क्या क्या? तो यहाँ पे कैसा था भाई साहब? इन दोज डेज मेनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट. तो तभी देखो बहुत सारी मान्यताएं थी. तो ऐसा पुराने ज़माने में इंडिया में माना जाता था कि इफ़ यू हैपन टू क्रॉस द सी, मतलब आप अगर समुंदर पार जाते हैं तो आपका रिलीजन चला जाएगा. आप जिस भी कास्ट के होंगे, जो भी रिलीजन के होंगे, वो चला जाएगा. यू विल लूज योर रिलीजन. दैट्स व्हाट दे यूज्ड टू बिलीव. अभी ब्रिटिशर्स इन आर्मीज को भाई साहब दूसरे जगहों पे भी लेकर जा रहे हैं. इन इंडियन रेजिडेंट्स को लड़ने के लिए दूसरे जगह पे लेकर जा रहे हैं. तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू क्रॉस द सीज. उस टाइम पे भाई साहब एरोप्लेन उतना एडवांस नहीं था. तो दिस एंटायर आर्मी यूज्ड टू मूव थ्रू शिप्स टू डिफरेंट लोकेशंस बाय मूविंग थ्रू सीज, ठीक है. सो इन दोज डेज मेनी पीपल इन द कंट्री believed that they cross the sea they would lose their religion and caste. तो अभी ब्रिटिशर्स को इससे कोई लेना देना नहीं था. उनको भाई साहब आर्मी चाहिए थी और यही आर्मी उनके लिए दूसरे जगहों पर फाइट करेगी, ठीक है. सो ये एक मान्यता थी जिसके पे ठेस पहुंच रहा था, ठीक है. सो व्हेन इन 1824 द सीपॉयज वर टोल्ड टू गो टू बर्मा, ठीक है. बर्मा एक ये लैंड था, देखो यहाँ पे बर्मा है इंडिया के, ठीक है. सो इन 1824, बहुत जोर से नींद आ रही है तुमको, है ना, आंखें बंद हो जा रही है. खड़े हो जाइए ना, तो 2-3 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, नींद चली जाएगी. जिसको भी नींद आ रही हो अपने आप खड़े हो जाए भाई साहब, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी. इट्स एन अटेम्प्ट फ्रॉम योर एंड. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नींद नहीं आ सकती है, बट ऑब्वियस है आपका अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा तो आपको नींद आती रहेगी. अब इसके लिए मैं आपको मार धाड़ तो कर नहीं सकता, लेकिन अगर आपको वाकई में अटेंशन पे करना है, स्टैंड अप फॉर अ वाइल. इन 2 to 3 minutes you will lose the sleep and your attention will again be back. So do it on your own. I have no regrets of anyone standing up, ठीक है. हो ही सकता है ये. So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma, तो इन sepoys को बोला गया कि आप बर्मा जाइए, ठीक है, by the sea route. तो यहाँ पे भाई साहब सी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा. टू फाइट फॉर द कंपनी दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर दो दे एग्रीड टू गो बाय द लैंड रूट. तो इन्होंने बोला कि अगर भाई साहब हमको लैंड रूट से भेजा जाए तो हम जाएंगे, लेकिन सी रूट से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे धर्म में ये बोला गया है कि अगर आप सी रूट से कहीं दूसरे कंट्री पे जाते हैं तो आपकी जात चली जाएगी, आप यू विल लूज योर रिलीजन, ठीक है. तो ये हमारे रिलीजियस बिलीव्स के अगेंस्ट है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट दे बिलीव्ड इन. तो सी रूट इनके लिए भाई साहब इन्होंने बोला सी रूट से हम नहीं जाएंगे, हम लैंड रूट से भले ही चले जाएं, ठीक है. वी विल गो बाय लैंड रूट, वी विल नॉट गो बाय सी रूट. Okay, they were severely punished and since the issue did not die down in 1856 the company passed a new law. और जिन लोगों ने भी ऐसा बोला कि हम भाई साहब सी रूट से नहीं जाएंगे, उनको बहुत कड़े पनिशमेंट्स दिए गए, ठीक है. इन द आर्मी दे वर सिवियरली पनिश्ड, ठीक है. और फाइनली 1856 में कंपनी ने एक नया लॉ लाया, ठीक है. क्या था भाई साहब? एवरी न्यू पर्सन हु टेक्स अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनीज आर्मी हैज टू अग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड. तो जो भी भाई साहब कंपनी में आर्मी में रिक्रूट हो रहा है या आर्मी में जॉब कर रहा है, उसको ओवरसीज जाना ही पड़ेगा, ठीक है. वेन एवर द रिक्वायरमेंट इज देयर बाय द कंपनी टू गेट द आर्मी ओवरसीज फॉर एनी काइंड ऑफ वॉर, ऑल ऑफ दीज पीपल हैव टू लैंड अप देयर. Clear? Are we clear on this one, people? Okay.
Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. तो Sepoys also reacted to, अभी ये भी पैसा, many of them were peasants and had families living in the villages. तो ये ज़्यादा करके जो Sepoys थे या Sepoys जिसको हम बोलते हैं आर्मी मैन, ठीक है, they had their families living in the villages. They had their families living in the villages. तो इनके families कहाँ पे थे भाई साहब? villages में थे, ठीक है. तो obviously many of them were peasants and had their families living in the villages. So the anger of the peasants quickly spread among the Sepoys. अभी कैसा था देखो, उधर विलेज में जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मतलब कौन होते हैं? फार्मर्स, उनके ऊपर तो भाई साहब बहुत दबाव था, वो अपने लैंड्स लूज कर रहे थे. दे वर नॉट एबल टू पे द हाई टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश ऑन देम, ठीक है. सो ऑल दिस वाज ऑलरेडी हैपनिंग, सो दे स्टार्टेड लूजिंग एवरीथिंग. तो अभी घर की बात भाई साहब, अभी उसी घर से ये मिलिट्री वाले आ रहे हैं, तो ये डिसकंटेंट या डिससैटिस्फैक्शन मिलिट्री में भी आने लगा, आर्मी में भी आने लगा, ठीक है, ठीक है. सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सीपॉयज. ये जो एंगर था पीजेंट्स में, ये सीपॉयज में स्प्रेड आउट होने लगा, ठीक है. ओके, रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स. द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैज टू बी रिफॉर्म. अभी ब्रिटिशर्स क्या करने लगे? ये बिलीव करने लगा कि ये जो इंडिया की सोसाइटी है, इस सोसाइटी में कुछ चेंजेस आने चाहिए. द सोसाइटी नीड्स टू बी रिफॉर्म, ठीक है. जस्ट वन मोमेंट पीपल. ओके, सो द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म. इनका ये मानना था कि भाई जब जो इंडियन सोसाइटी है, इसमें रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है. ये इंडियंस जो है, इनको भाई साहब सोसाइटी में जीना नहीं आता है, ठीक है. दे डोंट नो हाउ टू लिव एंड दे नीड टू बी रिफॉर्म. तो ऐसा इनका मानना था, ठीक है. दैट्स व्हाट दे बिलीव्ड इन. Okay, so the British believed that the Indian society had to be reformed. ठीक है, इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्मेशन की जरूरत है. लॉज वेयर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती. तो एक प्रथा हुआ करती थी जिसको हम सती प्रथा बोलते हैं. एनीबडी अवेयर ऑफ दिस? तो व्हाट यूज्ड टू हैपन एज पर दिस ट्रेडिशन इज दैट इंडियन वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड्स, जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती थी फॉर वॉट एवर रीजन्स, ठीक है, अगर उनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती थी तो हस्बैंड की चिता पे ही उनको जिंदा जला दिया जाता था. दे वर बर्न्ड अलाइव ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स, ठीक है. इसको हम सती प्रथा बोलते थे. तो लॉज वेर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है. सो लॉज वेर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, मतलब सती प्रथा को बैन करने दिया जा रहा है. एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज. तो इन्होंने बोला कि भाई साहब ये सती प्रथा को बंद करो, ठीक है, और रीमैरिज ऑफ विडोज करो. जो भी विडोज हैं, पीपल और रादर लेडीज हु हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड्स, दे विल बी रीमैरिड, ठीक है. तो रीमैरिज की जो प्रथा थी वो पहले नहीं हुआ करती थी. मतलब एक बार कोई विडो हो गई, अगर एक बार कोई विधवा हो गई, ठीक है, तो शी ईदर हैड टू अंडरगो सती और शी हैड टू लिव अ लाइफ, एक सन्यासी का लाइफ जीना पड़ेगा उसको, ठीक है. लेकिन इन्होंने बोला कि भाई नहीं, हम फिर से रीमैरिज करेंगे. तो ये सारी चीज़ें आने लगी. तो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रोमोटेड. तो इंग्लिश लैंग्वेज का एजुकेशन स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोमोट होने लगा कि वी शुड लर्न इंग्लिश, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपके भाई साहब. In 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो कहाँ से आ रहे थे भाई साहब? ब्रिटिश थे, ठीक है. तो क्रिश्चियन मिशनरीज कहाँ से आ रहे थे भाई साहब? They were coming from Britain, ठीक है. They were coming from Britain. So what they did was the company allowed the Christian missionaries to function freely. तो आप freely function कीजिए, ठीक है. And even own land and property, और land और property भी भाई साहब own करें. They should own land and property as well, ठीक है. So this is how in 1830 the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and properties.
तो क्रिश्चियन मिशनरीज को उन्होंने भाई साहब अलाउ कर दिया कि आप यहाँ पे भाई साहब क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट कीजिए। क्रिश्चियनिटी ब्रिटिशर्स का रिलीजन हुआ करता था, तो आप यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फ्रीली प्रोपोगेट कीजिए। उनको लैंड भी दिया गया, उनको प्रॉपर्टी भी दी गई, उनके चर्चेस भी ओपन किए गए, ये सारे मतलब धर्म को, तो ये सारे रिलीजियस एलिमेंट्स हैं। दीज आर बेसिकली रिलीजियस एलिमेंट्स। इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी ईजियर। तो इन्होंने भाई साहब बहुत तरीके से लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो क्रिश्चियंस बन जाए, ठीक है। तो कन्वर्जन, कोई अगर हिंदू या कोई अगर मुस्लिम क्रिश्चियन बनना चाहता है तो बड़ी आसानी से ये कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी ईजियर, ठीक है। This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. तो अगर, तो ये ऐसे रिवॉर्ड्स मिलने लगे, ठीक है। तो मतलब अगर कोई ऐसा इंडियन है जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना चाहता है, if there is an Indian who wants to convert his religion into Christianity, so he was given to inherit the property of his ancestors. तो वो अपने ancestors की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। मतलब वो जो अपने ancestors कौन होते हैं, who are ancestors, पूर्वज, तो उनके प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। सो एनीबडी who basically converts himself into Christianity would have the right to access the property of his ancestors, ठीक है। Many Indians began to feel that British were destroying their क्या भाई साहब रिलीजन, ठीक है, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो इंडियंस को ये लगने लगा कि ब्रिटिशर्स इनके रिलीजन को खत्म कर रहे हैं। जैसे सी पॉइज को लगा कि भाई अगर हम सी को क्रॉस करते हैं तो हमारा धर्म नष्ट होता है, हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, ठीक है। सो फिर इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब विडोज का रीमैरिज होना चाहिए या सती प्रथा बैन होनी चाहिए। ये सारी जो तमाम चीज़ें हो रही थी, तो इनको लग रहा था कि ब्रिटिशर्स आर अटैकिंग देयर रिलीजन, ठीक है। सोशल कस्टम्स, ब्रिटिशर्स आर अटैकिंग देयर सोशल कस्टम्स। तो सोशल कस्टम्स क्या क्या थे भाई साहब आपके, व्हाट वर द सोशल कस्टम्स? सोशल कस्टम्स क्या क्या थे भाई साहब, ठीक है। तो एक तो आपका जो धर्म परिवर्तन था, मतलब अगर कोई क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको भाई साहब अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी आराम से मिल जाएगी। ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, सोशल कस्टम्स क्या होंगे भाई साहब? सो दे वर अटैकिंग द सोशल कस्टम्स एज वेल, ठीक है। दे वर अटैकिंग द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ एज वेल। सो इनको लग रहा था कि ब्रिटिशर्स हमारे अभी सोशल सेटअप में जा रहे हैं। अभी तक तो ये सिर्फ रूल कर रहे थे, अभी ये हमारे रिलीजन और सोशल सेटअप में भी घुस रहे हैं, ठीक है। सो ये उनको अपने राइट्स का एक उल्लंघन लगने लगा, ठीक है। दे आर टीचिंग अस हाउ टू लिव आवर लाइव्स। दे वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड अ चेंज टू एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। तो कुछ ऐसे भी इंडियंस थे जो सोशल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में थे। जैसे सोशल प्रैक्टिस सती प्रथा की थी, जिसमें एक विडो को जिंदा जला दिया जाता था अपने फ्यूनरल पायर ऑफ हर हस्बैंड। तो हस्बैंड की चिता जब जलती थी, मतलब हस्बैंड की मृत्यु के बाद जब उसकी चिता जलती थी, तो उसी चिता में उस वाइफ को भी झोंक दिया जाता था, ठीक है। आप सोचिए मतलब कितना ज़्यादा ये पीड़ादायक एक सेरेमनी होगा, ठीक है। सो बहुत सारे इंडियन लीडर्स ने इसको सपोर्ट किया कि इसको बैन कर देना चाहिए। जैसे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय वाज अ सोशल एक्टिविस्ट हु वाज अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ द दिस, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे यहाँ पे शूद्रों को या लोअर कास्ट के लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता था, ठीक है। दे वर टोल्ड टू लिव आउटसाइड द विलेज, दे वर टोल्ड नॉट टू यूज द प्रेमाइसेस ऑफ द विलेज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। दे वर टोल्ड नॉट टू कम इन द वे ऑफ ब्राह्मण्स। ऐसा बहुत सारा काम होने लगा, ठीक है। इतना आवाज़ कर रहे भाई साहब इन लोग, धड़ाम धड़ूम। सर्टेन थिंग्स विच शुड नॉट बी देयर इन द सोसाइटी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे लोग इसको ही मानते थे, जो हमारी मान्यताएं थी उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग थी। तो कुछ लोगों ने ब्रिटिशर्स के इस डिसीजन को सपोर्ट किया और उनका हेल्प भी लिया। उन्होंने जाकर ब्रिटिशर्स को बोला कि इसको बंद करवाइए, ये जो सती प्रथा है ये बंद होनी चाहिए, विडो रीमैरिज होनी चाहिए। विडो रीमैरिज क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उस टाइम पे कैसा होता था कि समझ लो बहुत कोई ओल्ड इंसान है, ठीक है, लेकिन उस पैसे वाला है, और कोई गरीब किसान की बेटी है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि वो दहेज नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो ये जो ओल्ड इंसान है वो बोलेगा कि चलो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करता हूँ, ये लो मैं ही तुमको पैसे दे देता हूँ। तो ये भाई साहब खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कर देगा। लेकिन अभी क्या होगा, कुछ दिनों बाद ये बुढ़ा है तो ये मर जाएगा भाई साहब, ही विल डाई, एंड
दिस गर्ल हु वाज मैरिड टू दिस ओल्ड फेलो विल बिकम अ विडो फॉर लाइफ। ठीक है, विडो फॉर लाइफ मतलब उसके पास अभी दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो उसको सती में झोंक दिया जाएगा, या उसका भाई साहब वो पूरा जीवन भर अभी शादी नहीं कर सकती, उसको एक सन्यासी का लाइफ लीड करना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी उसका पूरा जीवन बर्बाद है ना। और उस टाइम पे भाई साहब मैरिज एज 13-14 साल की होती थी। ठीक है, तो मतलब आप समझो भाई साहब वो अगर 50-60 साल तक जी रही है तो इतने सालों तक वो ऐसे ही एक विधवा बन के ही जिएगी। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में बहुत सारे जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ही वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर। इन्होंने जाके ब्रिटिशर से बोला से वी शुड ऑलवेज इम्पोज सर्टेन लॉज टू रेस्ट्रिक्ट एंड पुट अ बैन ऑन दीज सोशल कस्टम्स विच आर फॉलोड विद इन द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ये तो इन्होंने इसका सपोर्ट किया। सो दे वेर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड अ चेंज टू द एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। तो जो भी एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस हैं उन पे उनको चेंज चाहिए था। ठीक है, you will read about these reformers and reform movements in chapter 7. ठीक है, okay, through the eyes of the people to get a glimpse of what people were thinking those days about British rule. Study sources 1 and 2. तो आपका भाई साहब the list of 84 rules given here are excerpts. excerpt मतलब छोटे छोटे, ठीक है, अंश, ठीक है, they are basically small parts from the book माझा प्रवास written by Vishnu Bhatt Godse, a Brahman from a village in Maharashtra. So he was basically a Brahman from a village in Maharashtra और उन्होंने एक बुक लिखी थी माझा प्रवास। ठीक है, तो उसमें ही एंड हिज अंकल हैड सेट आउट टू अटेंड अ यज्ञ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मथुरा। तो ये भाई साहब एक यज्ञ को अटेंड करने के लिए कहाँ गए? मथुरा। विष्णु भट्ट राइट्स दैट दे मेट सम sepoys on the way who told them that not proceed on their journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days. तो उनको कुछ भाई साहब sepoys मिले। sepoys मतलब जो आर्मी में थे, ठीक है, जो इंडिया के पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, जिनको आर्मी में एम्प्लॉय किया गया था। तो उन्होंने इनसे बोला कि भाई साहब आप लोग मत जाइए क्योंकि कुछ दिनों में ही बहुत मारामारी होने वाली है, दंगा फसाद होने वाला है, क्योंकि हम लोग ही रिवोल्ट करेंगे। ठीक है, वी विल बी रिवोल्टिंग। ठीक है, द sepoys said the English were determined to wipe out the religions of the Hindus. तो इन्होंने उनको बोला कि भाई साहब इंग्लिश यहाँ पे आए हुए हैं या ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए हुए हैं हमारे पूरे रिलीजन को तबाह करने के लिए। ठीक है, दे आर हेयर टू वाइप आउट आवर रिलीजन ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। दे हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 84 रूल्स और इन्होंने कुछ 84 रूल्स बनाए हैं जिनसे धीरे 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 हमारी पूरी सभ्यता को ये खत्म कर देंगे। दे विल फिनिश आवर एंटायर रिलीजन ऑफ। ठीक है, and announced these in a gathering of all big kings and princes in Calcutta. ठीक है, तो इन्होंने वैसा अनाउंस किया कि ये सारी चीज़ें जो है तो हम हमारे पूरी सभ्यता को और हमारे पूरे धर्म को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 84 रूल्स। सो इन्होंने उनको बोला, दे सेड दैट द किंग्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स एंड वार्न द इंग्लिश ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस एंड मैसिव अपहीवल इफ दीज वेर इम्प्लीमेंटेड। तो जितने भी राजा लोग थे या नवाब लोग थे उस टाइम पे उन्होंने साफ साफ ब्रिटिशर्स को मना कर दिया और बोला कि हम ये रूल्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दीज रूल्स एंड डायर कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आपको बहुत बुरी तरह से जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भुगतने पड़ेंगे। यू विल हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस एज मैसिव अपहीवल, और बहुत बड़ा अपहीवल होगा, बहुत बड़ा क्रांति आएगा। ठीक है, इफ दीज वेर इम्प्लीमेंटेड, अगर इनको भाई साहब इम्प्लीमेंट किया गया। दैट द किंग्स ऑल रिटर्न टू देयर कैपिटल्स इन ग्रेट एंगर, तो वो सब अपने कैपिटल में रिटर्न करने लगे इन ग्रेट एंगर। ऑल ऑफ द बिग पीपल बिगैन मेकिंग प्लान्स, तो ऑल द बिग पीपल जो भी बड़े लोग थे वो प्लान्स बनाने लगे। दे स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स। ठीक है, ओके। A date was fixed for the war of religion and a secret plan had been circulated from cantonment in Meerut from the cantonment in Meerut, ठीक है, by letters sent to different cantonments. कैंटनमेंट क्या होता था? मिलिट्री जहाँ पे रहती है उसको हम बोलते हैं कैंटनमेंट। ठीक है, तो ऐसे कैंटनमेंट्स बनाए गए थे, तो सीक्रेट लेटर्स जाने लगे एक कैंटनमेंट से दूसरे कैंटनमेंट में, सीक्रेट लेटर्स जाने लगे। ये कैंटनमेंट में कौन रहते थे? सीपॉयज रहते थे, विच वेर द पीजेंट्स। तो दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग लेटर्स, क्योंकि उस टाइम पे वैसा फोन नहीं हुआ करता था। तो द ओनली वे टू कम्युनिकेट द मैसेज वाज थ्रू दीज लेटर्स। दीज लेटर्स वर सेंट फ्रॉम वन कैंटनमेंट टू द अदर कैंटनमेंट, जहाँ पे प्लानिंग होने लगी कि किस तरह से हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एकजुट होकर लड़े। ठीक है, ओके। सो दीज लेटर्स वेर सर्कुलेटेड। देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, हर एक रेजिमेंट में, मतलब हर एक मिलिट्री रेजिमेंट में एक्साइटमेंट में एक नया दौर फैलने लगा, एक नया जोश फैलने
बोलने लगा, ठीक है। अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डेज आर द मेमोइर्स ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे, ठीक है। तो मेमोइर्स मतलब ये लिखे, देखो आप जब डायरी एंट्री करते हो, जैसे डायरी में आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, तो आपके स्कूल में क्या हो रहा है, अगर मैं आपकी 1 महीने की डायरी पढूं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, वॉट एवर हैज बीन हैपनिंग इन योर स्कूल। तो इसी तरह से इन्होंने, सूबेदार सीताराम पांडे, इन्होंने भाई साहब एक मेमोयर लिखा और उस मेमोयर में सारी चीजें लिखी जो अभी घटित हो रही थी। देयर वाज सून, सो अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डेज वेयर द मेमोइर्स ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। सीताराम पांडे was recruited in 1812 as a sepoy in Bengal native army। तो इनको रिक्रूट किया गया था as a sepoy in Bengal native army। He served the English for 48 years and retired in 1860। तो इन्होंने भाई साहब 1860 में रिटायरमेंट ली और 48 सालों तक ब्रिटिशर्स की सेवा की। He helped the British to suppress the rebellion through his own son was a rebel and was killed by the British in front of his eyes, ठीक है। तो इन्होंने मतलब रिबेल, उस टाइम पे बहुत सारे रिबेल्स हो गए थे, बगावत करते थे जो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी एम्प्लॉय करके, आर्मी डिप्लॉय करके इनको मारती थी, जो भी इनके अगेंस्ट जा रहा है उनको मार देती थी, ठीक है। और सूबेदार के जो खुद के लड़के थे वो रिबेल थे और उनको ब्रिटिशर्स ने उनके सामने ही गोली मार दी, ठीक है। He helped the British to suppress the rebellion। तो ब्रिटिशर्स को उन्होंने हेल्प किया to suppress the rebellion, though his own son was a rebel। उनके खुद के सन जो थे वो रिबेल थे and was killed by the British in front of his eyes। उनके आंखों के सामने उनके ही बेटे को गोली मार दी गई थी, ठीक है। He was killed in front of his, ठीक है। On retirement, he was persuaded by his commanding officer Norgate to write his memoirs। तो उन्होंने भाई साहब जब रिटायर हुए तो इनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे नॉरगेट, उन्होंने बोला कि भाई साहब आपने इतने लंबे काल तक ब्रिटिशर्स के यहाँ पे सर्विस किया है, 48 साल तक अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने दिया है, बहुत सारे लड़ाइयाँ आपने लड़ी हैं, बहुत सारे रेबेलियंस को आपने क्रश किया है, आपके खुद के लड़के को मार दी गई गोली आपके सामने, तो आप क्यों नहीं इन सारे किस्सों का एक मेमोयर लिखें। मेमोयर मतलब एक मेमोरी को पुल करके जो भी इंसिडेंट्स हुए उनको लिखें, ठीक है। ही वॉज बेसिकली इनकरेज्ड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट टू राइट अ मेमोयर, ठीक है, ओके। He completed the writing in 1861 in Awadhi and Norgate translated into English and had it published under the title From Sepoy to Subedar। तो नॉरगेट ने इन्होंने जो लिखा था, ठीक है, अवधी लैंग्वेज में लिखा था। He basically wrote this in अवधी लैंग्वेज एंड नॉरगेट ने इसको ट्रांसलेट किया और पब्लिश किया किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में। और इस बुक का नाम रखा क्या, सीपॉय टू सूबेदार, फ्रॉम सीपॉय टू सूबेदार, ओके। ही इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम सीताराम पांडे। तो थोड़ा बहुत उसमें से जो भी उन्होंने लिखा था सीताराम पांडे ने, उसमें से थोड़ा बहुत अंश हम निकाल कर पढ़ने और जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। इट इज माई हम्बल ओपिनियन दैट दिस सीजिंग ऑफ औध filled the minds of the sepoys with distrust and led them to plot against the government, ठीक है। तो ये जो अवध को एनेक्स कर लिया गया है, अवध को जो ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया है, इसके वजह से क्या हुआ है, हर एक सीपॉय के माइंड में डिस्ट्रस्ट आ गया है। हर एक सीपॉय जो है तो डिस्ट्रस्ट मतलब गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं कर रहा है। एंड लेट देम टू प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे आर प्लानिंग टू रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सो ये सारे सीपॉयज के अंदर अभी आ चुका है, ठीक है, ओके। Agents of the Nawab of Oudh and also of the King of Delhi were sent all over India to discover the temper of the army। So Nawab of Oudh के जितने भी agents और दिल्ली के किंग से they were sent all over India to discover the temper of the army। तो भाई साहब आर्मी में लोग क्या फील कर रहे हैं इसको डिस्कवर करने के लिए सबको भेजा गया, ठीक है, एजेंट्स पे सेंड, ठीक है, ओके। They worked upon the feelings of sepoys, telling them how treacherously the foreigners had behaved towards their king। So they worked upon the feelings of sepoys, telling them how treacherously the foreigners had behaved towards their king। तो कैसे foreigners लोगों ने मतलब इनको अभी ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ठीक है। They invented 10,000 lies and promises to persuade the soldiers to mutiny and turn against their masters, the English, with the object of restoring the emperor of Delhi to the throne। तो ये सारे लोग जो गए उन्होंने सीपॉयज को बोला और समझाया कि भाई साहब आपको ना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है और जो हमारे मुगल साम्राज्य के जो लीडर थे, जो किंग थे, उनको वापस उनकी गद्दी दिलानी है, ठीक है।
फेम ऑफ दिल्ली। सो दे इन्वेंटेड 10,000 लाइज एंड प्रोमिसेस, ऐसा इन्होंने लिखा, ठीक है, ऐसा इन्होंने लिखा, ठीक है। दे मेंटेन दैट दिस वाज होली विद इन द आर्मीज पावर्स इफ द सोल्जर्स वुड ओनली एक्ट टुगेदर एंड डू एज दे वेर एडवाइज्ड। तो आप लोग सोल्जर हैं, यू कैन टेक अप आर्म्स एंड फाइट दिस बैटल, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। It chanced that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrisons for instructions in the use of new rifle। अभी इसी टाइम पे जब ये सब सारी चीज़ें चल रही थी तो सरकार, मतलब ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ट्रेनिंग टीम भेजी। तो नया राइफल आया था उस टाइम पे, राइफल मतलब बंदूक, नया राइफल आया था। तो नया राइफल को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए एक ट्रेनिंग टीम भेजी गई अलग अलग रेजिमेंट्स में। So these people were skilled in the usage of the new rifle and they started training the others, okay, in different regiments about how to use the new rifle. These men performed the new drill for some time until a report got about by some means or the other that the cartridges used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs, ठीक है। तो अभी क्या अफवाह फैलाई गई कि भाई साहब सब लोग अपना चल रहा था, ठीक है, राइफल को सीख रहे थे चलाना, लेकिन अफवाह ये फैलाई गई कि ये जो कार्टिजेस यूज़ होते हैं, मतलब ये जो बुलेट्स यूज़ हो रहे हैं, इन बुलेट्स को ऐसे करके फिर डालना पड़ता था। मतलब उनका जो ये था ना, मतलब उनका जो स्टॉपर था उसको खोलना पड़ता था, ऐसे दांत से खोलना पड़ता था और फिर उसको गन में डाल कर फिर फायर करते थे, ठीक है। तो ये अफवाह फैलाई गई कि ये जो है, ये बुलेट जो है, ठीक है, द कार्टिजेस, कार्टिजेस मतलब बुलेट, यूज्ड फॉर दीज न्यू राइफल्स वेर ग्रीस्ड, इनको ग्रीसिंग की गई है विथ फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, ठीक है। अभी देखो काउज, फैट ऑफ काउज मतलब काउ को मारा गया, उसका फैट निकाला गया है, और पिग्स को मारा गया है और उसका फैट निकाला गया है। पिग्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय मुस्लिम्स एंड काउज आर नॉट कंज्यूम्ड बाय हिंदूज, ठीक है। तो ये उनके रिलीजियस सेंटीमेंट को सबसे बड़ा धक्का लगा, ठीक है, कि ये जो कार्टिज हमको यूज़ करने दिया जा रहा है, जिसको हमको दांतों से छील कर फिर अंदर डालना है, ठीक है, अगर हम दांतों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेसिकली हम मरे हुए काऊ को या मरे हुए सुअर को हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस वाज अगेंस्ट द रिलीजन, सो ये फैलाया गया, ठीक है, विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। द मैन फ्रॉम आवर रेजिमेंट wrote to others in the regiment telling them about this and there was soon excitement in every regiment। तो अभी ये न्यूज़ वैसा फैलने लगा, ठीक है, ये एक को चला फिर दूसरे को तीसरे को, ऐसा एक रेजिमेंट से दूसरे रेजिमेंट, एक मिलिट्री यूनिट से दूसरे मिलिट्री यूनिट में ये न्यूज़ धड़ाधड़ फैलने लगा, ठीक है, कि वी आर बीइंग फोर्स्ड टू ईट काउज एंड पिग्स, ये हमारे धर्म के पूरे खिलाफ है, ठीक है। तो Some men pointed out that in 40 years service nothing had ever been done by the सरकार to insult their religion। तो ये बोलने लगे कि भाई साहब 40 साल से हम ब्रिटिशर्स के अंदर सर्विस कर रहे हैं and we were never forced to do anything against the religion, this is the first time, but as I have already mentioned the sepoys minds had been inflamed by the seizure of Oudh, ठीक है, क्योंकि औध में भाई साहब सीजर हुआ था या औध को एनेक्स कर लिया गया था, इसीलिए सबके माइंड में क्या था, रिजेंटमेंट था, ठीक है। Interested parties were quick to point out that the great aim of the English was to turn us all into Christians। तो जितने भी इंग्लिश हैं, ठीक है, तो इनको भाई साहब क्रिश्चियन बना दिया जाएगा। अभी धीरे धीरे ये सब बातें फैल रही हैं। एंड दे हैड देयरफॉर इंट्रोड्यूस द कार्टिज, तो इन्होंने भाई साहब क्या किया है, कार्टिज इंट्रोड्यूस किया है इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस अबाउट सिंस बोथ हिंदू मोहम्मडन्स एंड हिंदूज वुड बी डिफाइल्ड बाय यूजिंग इट। तो जो भी हिंदू मोहम्मडन्स हैं, हिंदूज, दे बोथ विल बी डिफाइल्ड, मतलब दोनों के धर्म के सेंटिमेंट पे ठेस पहुंचेगी, ठीक है, अगर हम इन कार्टिजेस का यूज प्रचलन करें तो, ठीक है। The Colin Sahib was of the opinion that the excitement which even he could not fail to see would pass off as it had done before and he recommended me to go to my home। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब तुम घर चले जाओ, अभी ये बात फैलने वाली है, अभी ये लोग झगड़ने वाले हैं, अभी वो लोग मारामारी पे उतरेंगे, ठीक है, कोई भी ये यूज़ नहीं करेगा ये राइफल, ठीक है। सीताराम पांडे, तो ये उन्होंने लिखा था, सीताराम पांडे फ्रॉम सीपॉय टू सूबेदार, सीपॉय से सूबेदार बने थे ये, ठीक है।
देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। तो एक्साइटमेंट था भाई साहब सब रेजिमेंट में, सब लोगों का जोश बढ़ने लगा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ जा रहा है, ये हमको हमारे ही धर्म के खिलाफ ले जा रहे हैं, हमारे घर में जो हमारे पीजेंट्स वगैरह हैं उन पे भी वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, हम पे भी अत्याचार हो रहा है, तो हमको अभी विद्रोह करना पड़ेगा, वी हैव टू रिबेल अगेंस्ट देम। सो द सीपॉयज वर नाउ यूनाइटिंग। रिबेल सीपॉयज एट मेरठ अटैक ऑफिसर्स, ठीक है। तो मेरठ में रिबेल सीपॉयज मतलब जिन्होंने बगावत की, ठीक है, सीपॉयज मतलब मिलिट्री वाले, एंटर देयर होम्स एंड सेट फायर टू देयर बिल्डिंग्स। तो ये घुसे और जितने भी इंग्लिशमैन थे उनके घरों को जला दिया, ठीक है। एंटर देयर होम्स एंड सेट फायर टू बिल्डिंग्स, ठीक है। अ म्यूटिनी becomes a popular rebellion। म्यूटिनी मतलब क्या होती है भाई साहब, बगावत, ठीक है। When soldiers as a group disobey their officers in the army, तो सोल्जर्स सब ग्रुप में आ गए और उनके कमांडिंग ऑफिसर्स को उन्होंने डिसोबे कर दिया कि नहीं अभी हम आपका हुक्म नहीं मानेंगे। नाउ वी विल फाइट फॉर आवर रिलीजन, वी विल फाइट फॉर आवर सोशल कस्टम्स एंड वी विल फाइट फॉर आवर पीजेंट्स एज वेल। यू हैव बीन टॉर्चरिंग अस, और ये हमारे धर्म के खिलाफ जा रहे हो आप, ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली अ म्यूटिनी, ठीक है। व्हेन सोल्जर्स एक्ट एज अ ग्रुप डिसोबे देयर ऑफिसर्स, तो ये सब ग्रुप में आ गए और इन्होंने डिसोबे कर दिया अपने ऑफिसर्स को, ठीक है। Through struggles between the rulers and the ruled are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down. देखो रूलर और जो रूल कर रहा है हमेशा रहता ही है, ठीक है, हमेशा थोड़ा ना थोड़ा तो भाई साहब रहेगा ही। जो रूल है और जो रूल हो रहा है, जो रूलर है और जो रूल हो रहा है, इन दोनों पार्टीज में हमेशा कुछ ना कुछ भाई साहब डिफरेंसेस बने ही रहेंगे। लेकिन कभी कभी ये डिफरेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं और इस कदर बढ़ जाते हैं कि मारा मारी पे उतर आते हैं दोनों पार्टीज, ठीक है। तब ये इसको सप्रेस करने की कोशिश करता है और ये भाई साहब और रिबेल करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो और ये पूरा जो है तो स्टेट का कोलैप्स हो जाता है, पूरा जो स्टेट है या जो कंट्री है उसका कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। तो पूरा जो मशीनरी है वो भाई साहब, पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वो टूट जाती है, ठीक है। सो एट टाइम्स द म्यूटिनी स्प्रेड्स एंड देयर इज अ वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट बिटवीन ऑल द पार्टीज, ठीक है। A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time। तो सारे लोग यही बिलीव करने लगे कि इनका एक ही दुश्मन है, that is the British Empire, ठीक है। They started believing that they had only one enemy, that the British Empire, and they started rising up against it, ठीक है। For such a situation to develop, people have to organize, ठीक है, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव, डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। तो फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप, इस तरीके की सिचुएशन को डेवलप करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे सबको भाई साहब ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। फिर कम्युनिकेट करो कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स होंगी लोग उसमें यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है। टेक इनिशिएटिव, फिर इनिशिएटिव्स लो भाई साहब, कहाँ पे किधर अटैक करना पड़ेगा, कैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो दीज आर बेसिकली इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स मतलब आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर प्लान्स। डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड, और भाई साहब कॉन्फिडेंस, हम इस चीज को इंप्रूव करेंगे, हम बगावत करेंगे और उनको ओवरथ्रो करेंगे, ठीक है। यू शुड डिस्प्ले दैट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। Such a situation developed in the northern parts of India in 1857। 1857 में northern parts of India में इस तरीके की situation भाई साहब डेवलप होने लगी, ठीक है। ओके, आफ्टर 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started on May 1857। तो अभी देखो ब्रिटिशर्स को आए हुए ऑलमोस्ट 100 years हो चुके हैं। They have almost passed on 100 years in India. So Britishers have already managed 100 years of conquest and administration in India. The English East India Company faced a massive rebellion। अभी ये भाई साहब बहुत जोर से रेबिलियन फेस करने लगे, ठीक है। मैसिव रेबिलियन दैट स्टार्टेड इन May 1857, और ये कब स्टार्ट हुआ था भाई साहब, May 1857 को, ठीक है। एंड थ्रेटन द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया, और इस पूरे प्रेजेंस को ये भाई साहब थ्रेटन करने लगी, ठीक है। मैसिव रेबिलियन मतलब एक बहुत बड़ी बगावत चालू हुई 1857 में,
ठीक है, और हर क्वार्टर से हुई। पहले भाई साहब पीजेंट्स से, फिर पीजेंट्स से भाई साहब सोल्जर्स में आई, तो सोल्जर्स ने देखा कैसे भाई साहब उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, या उनको ऐसा लग रहा है कि हमको ज़बरदस्ती हमारे धर्म के अगेंस्ट काम करवाया जा रहा है, हमको ओवरसीज भेजा जा रहा है, हमको ऐसे राइफल्स यूज़ करने को दिए हुए हैं जिनके कार्टिजेस बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ द फ्लैश ऑफ काउज एंड पिग्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ग्रीस विद द फ्लैश ऑफ, ओके। सीपॉयज म्यूटेंड इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ, तो म्यूटेंट मतलब अभी क्या हो गए, म्यूटनी पे आ गए, बगावत पे आ गए, ठीक है। पहला कहाँ था वैसा, मेरठ, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रोज अप इन रेबिलियन, तो अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग सोसाइटी के जगहों से भाई साहब देयर वाज अ रेबिलियन, देयर वाज अ रेबिलियन, सीपॉयज स्टार्टिंग रेबेलिंग, ठीक है, क्लियर है, दे स्टार्टेड टू रिबेल, दे स्टार्टेड टू रिबेल, सम रिगार्डेड एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनियलिज्म इन द 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दिस वाज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब देखो कॉलोनियलिज्म क्या होती है उस टाइम पे, ब्रिटेन, ठीक है, और भाई साहब क्या, फ्रांस, ठीक है, और पोर्तुगल, ठीक है, ये सारे जो होते हैं ना पावरफुल कंट्रीज थे, दीज वेर ऑल्सो नोन एज इम्पेरियलिस्ट नेशंस, ठीक है, इम्पेरियलिस्ट नेशंस। ये क्या करते थे भाई साहब, गरीब जो नेशंस हैं उन पर क्या करते थे, दे यूज्ड टू कब्जा करते थे, उनको लूटते थे और उनसे अपना काम चलाते थे, ठीक है। सो सम रिगार्डेड एज द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस टू कॉलोनिज्म, कॉलोनिज्म पे भाई साहब सबसे बड़ा आर्म रेजिस्टेंस था ये, ठीक है, सम रिगार्डेड एज द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस टू कॉलोनिज्म इन द 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो 19th सेंचुरी में ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था कॉलोनिज्म पे। कॉलोनिज्म मतलब समझ में आ रहा है, कॉलोनियलिज्म इज बेसिकली ये सारे जितने भी पावरफुल नेशंस थे दे वे रिगार्डेड एज इम्पेरियलिस्ट नेशंस, और इन लोगों ने छोटे छोटे राज्यों में अपना कब्जा जमा कर रखा था, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉलोनियलिज्म, ठीक है। और सबसे बड़ा आर्म्ड स्ट्रगल हुआ था, ऐसा लोग मानते हैं कि सिर्फ इंडिया में ही सबसे बड़ा स्ट्रगल नहीं था, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्ट्रगल था, आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है। The battle in the cavalry lines, ठीक है, on the evening of 3rd July, cavalry lines मतलब मिलिट्री कैंटनमेंट एरियाज में जो भाई साहब जंग छिड़ी, ठीक है, ऑन द इवनिंग ऑफ 3rd July 1857 over 3000 rebels came from Bareilly, crossed the river Jamuna, entered Delhi and attacked the British cavalry post, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, 3000 rebels came from Bareilly, ये बरेली से आए, बरेली was basically a place, crossed the river Jamuna, जमुना रिवर को क्रॉस किया, and entered Delhi, they basically entered Delhi and attacked the British cavalry post, और इन्होंने ब्रिटिश कैवलरी पोस्ट को अटैक किया, ठीक है, so there were 3000 rebels, 3000 लोग, ठीक है। So from मेरठ टू दिल्ली, ये जो जंग है वो मेरठ से दिल्ली में पहुंच गई भाई साहब, ठीक है। On 29th of March 1857 a young soldier, his name was मंगल पांडे, इन पे एक मूवी भी बनी है, आमिर खान ने उस मूवी पे एक्टिंग की है, ठीक है। मंगल पांडे वॉज हैंग्ड टू डेथ, ठीक है, इन्होंने भाई साहब 2 ऑफिसर्स को मार दिया था, ठीक है, इन्होंने बोला कि मैं ये कार्ट्रिज यूज नहीं करूंगा, आई विल नॉट यूज दिस कार्ट्रिज, ठीक है। सो ऑन 29th of March 1857 अ यंग सोल्जर मंगल पांडे वॉज हैंग्ड टू डेथ, और उनको मिलिट्री कैंटनमेंट में ही उनको फांसी दे दी गई सबके सामने, ठीक है, वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर, बैरकपुर एक कैंटनमेंट एरिया था और उन्होंने सीधा इन ऑफिसर्स पे अटैक कर दिया, ठीक है। द सीपॉयज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्टिजेस, आर्मी ड्रिल मतलब क्या, ये जो ऐसा मतलब ऐसे करके जो कार्टिजेस को मुंह से छीलकर जो अंदर डालते थे, ठीक है, दैट वाज द आर्मी ड्रिल। आर्मी ड्रिल, आर्मी ड्रिल क्या था भाई साहब, ये जो कार्टिजेस हैं इनको मुंह से छीलकर बंदूक में डालना और फायर करना, ठीक है। सो दे रिफ्यूज टू डू दिस आर्मी ड्रिल, नहीं हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, दैट्स व्हाट दे सेड, ओके। एज दे वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, तो ऐसा माना जाता था कि इनको भाई साहब कोट किया गया है किससे, काउज एंड पिग्स के फैट से, दे वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड। ऑन द 9th of May 1857 85 सीपॉयज वे डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, इनको नौकरी से निकाल दिया गया, ठीक है, इनको नौकरी से निकाल दिया गया।
एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल फॉर डिसोबेइंग देयर ऑफिसर्स। ये बहुत ही कड़क पनिशमेंट मिला इनको, एक तो नौकरी से निकाल दिया गया, ऊपर से 10 साल के लिए इनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। डिसओबे किया इन्होंने अपने ऑफिसर्स को, इन्होंने उन कार्टेजेस को यूज करने से मना कर दिया जिस कार्टेजेस में ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा था कि इट हैज बीन कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, ठीक है। सो दैट वाज द स्टर्न डिसीजन टेकन। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑन 10th of May द सोल्जर्स मार्च टू अ जेल इन मेरठ। तो ये भाई साहब जेल में गए मार्च करते हुए, ठीक है। एंड रिलीज्ड द इम्प्रिजन्ड सीपॉयज। तो जिन भी सीपॉयज को भाई साहब यहाँ पे 10 साल के लिए बंद किया गया था उनको भाई साहब रिलीज करवाया, ठीक है। दे वर रिलीज ऑन 10th of May। द सोल्जर्स मार्च टू अ जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड सीपॉयज एंड किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स। और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार डाला, ठीक है। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनेशन। तो जितना भी गन्स और एम्यूनेशन था उसको भाई साहब कैप्चर किया गया, ठीक है। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनेशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश। और ये भाई साहब जितने भी बिल्डिंग थे, ठीक है, प्रॉपर्टीज था ब्रिटिशर्स के, इनको आग लगा दी, ठीक है। दे बेसिकली सेट अ फायर, ठीक है। एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द फिरंगीज। फिरंगी बोला जाता था ब्रिटिशर्स को, बेसिकली फॉरेनर्स का दूसरा नाम होता है फिरंगी, ठीक है। दे वर कॉल्ड फिरंगीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द फिरंगीज। तो इन्होंने भाई साहब वॉर अनाउंस कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और द फिरंगीज। व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी, ठीक है, इनको भाई साहब फिरंगीज बोलते हैं। द सोल्जर्स वर डिटरमिन्ड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। द सोल्जर्स भाई साहब डिटरमिन्ड थे कि इनके भाई साहब एंड कर दिया जाए इनका रूल, टू ब्रिंग एन एंड। But who would rule the land instead? ठीक है, the soldiers had an answer to this question, ठीक है, the Mughal emperor बहादुर शाह जफर। तो कभी अगर ब्रिटिशर्स चले गए तो who is going to rule? तो इनके पास आंसर था कि भाई this will be ruled by, this land will be ruled by Bahadur Shah Zafar. This will be ruled by Bahadur Shah Zafar. ठीक है। The sepoys of Meerut rode all night of 10th of May to reach Delhi in the early hours in next morning. ठीक है। तो ये भाई साहब गए। As news of their arrival spread, the regiments stationed in Delhi also rose up in rebellion, and again British officers were killed, arms and ammunition seized, buildings set on fire. फिर से भाई साहब क्या हुआ, फिर से म्यूटिनी हुई, फिर से ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया, बिल्डिंग्स में आग लगा दी गई, ठीक है। तो दिस वाज हैपनिंग ऑल अक्रॉस इंडिया, छोटे छोटे गुटों में ये हो ही रहा था, ठीक है। Triumphant soldiers gathered around the walls of Red Fort where बहादुर शाह जफर lived and demanding to meet him, ठीक है। बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे, तो इन सब ने भाई साहब रेड फोर्ट को पूरी तरफ से घेर लिया और बोला कि हमको भाई साहब बहादुर शाह जफर से मिलना है। हाँ तुम भाई साहब सो जाओ, ठीक है, बहादुर शाह जफर से हमको मिलना है, ठीक है, डिमांडिंग टू मीट हिम। The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power. तो पहले तो बहादुर शाह जफर he was not ready to challenge the British power, but the soldiers persisted. Soldiers बोले नहीं आप चैलेंज तो कीजिए, आप लड़िए तो सही, हम आपके साथ हैं, ठीक है। Soldiers persisted. They forced their way into the palace and proclaimed बहादुर शाह जफर as their leader. और वो पैलेस के अंदर घुस गए और उन्होंने बोला बहादुर शाह जफर is our leader now, ठीक है, and we will follow him. The aging emperor had to accept this demand. तो बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनके पास उतनी ताकत नहीं थी अभी, ठीक है, बट स्टिल owing to the enthusiasm which has been shown by the soldiers who had entered and proclaimed him as their king, they said okay we will handle it now, ठीक है, I will become your ruler and I will become the king and I will accept what you are saying. He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country, come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British, ठीक है। तो इन्होंने सारे chiefs और rulers को एक चिट्ठी लिखी, come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British, ठीक है। तो come forward and, ठीक है, this single step taken by बहादुर शाह had great implications. इनके बड़े results हुए, ठीक है। The Mughal dynasty had ruled a very large part of the country. मुगल डायनेस्टी जो है तो बहुत बड़े पार्ट में रूल कर रहा था। Most small rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal Empire. तो बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स थे who were controlling the territory on behalf of their, तो जम्मू एंड कश्मीर में कुछ रूलर्स थे, ठीक है, there were some rulers in बलूचिस्तान, ठीक है, राजपुताना, ईस्टर्न इंडिया, कोल्हापुर एंड डेक्कन स्टेट्स, हैदराबाद, मैसूर, इन सब जगहों में छोटे छोटे तरीके से आपके मुगल एम्पायर्स के जो चीफटेन्स थे, मतलब उनके जो
उनके जो सहभागी थे ये उनको भाई साहब रूल कर रहे थे। थ्रेटेन्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, मेनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ द मुगल एम्परर कुड रूल अगेन, तो सब ने सोचा कि भाई साहब काश ऐसा हो कि मुगल एम्परर फिर से रूल करने लगे, ठीक है, फिर से रूल करने लगे, दे वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज वंस मोर अंडर द मुगल अथॉरिटी, सो हम फिर से एक बार मुगल अथॉरिटी के अंदर अपनी टेरिटरी को रूल करने लगेंगे। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, तो सब लोग अभी मुगल एम्परर को फेवर करने लगे, ठीक है। They thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die down, ये cartridges थे बेसिकली, इन cartridges को ऐसे फाड़ना पड़ता था और बंदूक के अंदर डालना पड़ता था, ठीक है। सो इन्होंने सोचा कि भाई साहब ये cartridges की वजह से ही सारा फसाद है, तो लेट्स एंड दिस, ठीक है। But Bahadur Shah Zafar's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. तो बहादुर शाह जफर ने बोला नहीं, we will now rebel against them, ठीक है। Decision to bless the rebellion मतलब उन्होंने सपोर्ट किया rebellion को, ठीक है। Change the entire situation. Often when people see an alternative possibility, they feel, ठीक है, इंस्पायर्ड। तो अभी इतने सालों से 100 सालों से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ये लोग थक चुके थे, सो नाउ दे फेल्ट इंस्पायर्ड अबाउट इट, ठीक है, कि चलो कोई तो है। इंथ्यूज्ड मतलब इनमें थोड़ा बहुत जोश भी आया, ठीक है, इनमें थोड़ा बहुत जोश भी आया। इट गिव्स देम करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट, सो इट गेव देम करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। तो इनको भाई साहब करेज मिला, थोड़ा साहस बढ़ा इनका, इनको होप मिला, एंड दे ऑल्सो गॉट सम कॉन्फिडेंस टू एक्ट, ठीक है, दे ऑल्सो गॉट सम कॉन्फिडेंस टू एक्ट। द रेबेलियन स्प्रेड्स, तो रेबेलियन भाई साहब कैसे स्प्रेड हुआ, हाउ डिड इट स्प्रेड? आफ्टर द ब्रिटिश वर राउटेड फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। तो जैसे ही भाई साहब ब्रिटिशर्स को भाई साहब राउटेड फ्रॉम दिल्ली, इनको दिल्ली से निकाला गया, ठीक है, देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू ट्रैवल, ठीक है। देन अ स्पॉट ऑफ म्यूटिनीज बिगैन, फिर से भाई साहब बगावत चालू हो गई, फिर से भाई साहब अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे सोल्जर्स म्यूटिनी करने लगे। दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow, ये nodal points था, और यहाँ पे सारे regiments basically join होकर लड़ने लगे इनके खिलाफ, ठीक है। After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. तो ये सब भाई साहब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, who were prepared to establish their authority and fight against the British, ठीक है। Nana Sahib, the adopted son of late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. तो इन्होंने भाई साहब पूरे ब्रिटिश रूलर्स को सिटी से भगा ही दिया, ठीक है। नाना साहिब was who? He was basically the adopted son of Peshwa Baji Rao too, and he rebelled against the British, ठीक है, and he expelled them from the city, ठीक है। He proclaimed himself the पेशवा, इन्होंने भाई साहब अपने आप को पेशवा घोषित किया, ठीक है। He declared that he was a governor under Emperor बहादुर शाह जफर, तो उन्होंने भाई साहब अपने आप को गवर्नर डिक्लेयर कर दिया अंडर बहादुर शाह जफर, ठीक है। In Lucknow, Birjiz Qadar, the son of the new deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab. He too acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Zafar, the right of a country to partly control another, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई साहब धीरे धीरे हो रही थी। आज का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। Okay people, yesterday we were going through the great revolt of 1857. हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी बगावत हुई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ये पहली बगावत हुई इन द ईयर 1857. दिस वाज द फर्स्ट अपराइजिंग, इसको हम बोलते हैं अपराइजिंग, एंड दिस अपराइजिंग हैपेंड इन द ईयर 1857, ठीक है। सो बहुत सारे सेगमेंट्स से पहले हमने देखा भाई साहब सी पॉइज में क्या बगावत हुई, ठीक है, हाउ वेर द सी पॉइज इन्फ्लुएंस्ड, और उनका भाई साहब मतलब इन्होंने बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जिसकी वजह से बगावत हुई। इन लखनऊ, बिरजिस कादर, द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह वॉज प्रोक्लेम द न्यू नवाब, तो इनको नया नवाब बनाया गया, ठीक है, लखनऊ के नवाब बनाए गए किनको? बिरजिस कादर, द सन ऑफ डिपोज नवाब, डिपोज मतलब जिनको निकाल दिया गया, ठीक है, वाजिद अली शाह।
he too acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Zafar, the right of a country to partly control another. ठीक है, suzerainty मतलब आपका बहादुर शाह जफर को इन्होंने एक्सेप्ट किया. बहादुर शाह जफर कौन थे भाई साहब? दिल्ली के जो रूलर थे वो थे, और ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई साहब आपका भी नहीं रहेगा, ठीक है, यू विल नॉट बी द किंग एनी मोर. लेकिन सीपॉयज लोग पहुंच गए रेड फोर्ट में और इन्होंने बोला बहादुर शाह जफर को, यू टेक द लीड एंड वी विल सपोर्ट यू. ठीक है, सो ही टू एक्नॉलेज द सुज़ैरिटी ऑफ बहादुर शाह जफर. इनको इन्होंने माना इनको. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. तो इन्होंने भी बोला कि चलो let's collect people, let's collect rulers and make them against the British. So she played a very important part in the uprising against the British Empire. ठीक है, okay. इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जॉइन द रिबेल सीपॉयज. तो इन्होंने क्या किया? रानी लक्ष्मीबाई का प्रॉब्लम क्या था भाई साहब? इन्होंने एक सन रखा था, इन्होंने एक अडॉप्टेड सन रखा था. ठीक है, द सन वाज बेसिकली अडॉप्टेड एंड द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्नॉलेज हिम टू बी द रूलर. ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था भाई साहब जिसका भी अडॉप्टेड सन रहेगा, खुद का सन नहीं रहेगा, वो लीगल हायर टू थ्रोन नहीं हो सकता है. तो आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड द ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू एक्नॉलेज हर सन एज द रूलर. सो इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जॉइन द रिबेल सीपॉयज. सीपॉयज कौन थे भाई साहब? हु वेर द सीपॉयज? द सीपॉयज वेर द, नहीं फार्मर्स नहीं, सीपॉयज वेर द वंस हु वेर देयर इन द आर्मी. ब्रिटिश आर्मी के जो थे, ठीक है, ब्रिटिश मतलब इंडियंस, जो इंडियंस थे ब्रिटिश आर्मी में, जो इंडियंस थे आपके ब्रिटिश आर्मी में, उनको हम सीपॉयज बोलते हैं. ठीक है, सो इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel sepoys and fought the British along with तात्या तोप, the general of नाना साहेब. तो नाना साहेब के ये जनरल थे. ठीक है, he was the general of नाना साहेब, so they fought against the British. ठीक है, और ये तात्या तोप थे. द ब्रिटिश वेर ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस. ठीक है, तो ब्रिटिश अभी रिबेल फोर्सेस बढ़ता जा रहा था. ठीक है, इंडिया में रिबेल फोर्सेस का जो स्ट्रेंथ था दैट वाज बेसिकली ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. द ब्रिटिश वेर ग्रेटली आउटनंबर्ड. ग्रेटली आउटनंबर्ड मतलब ये धीरे धीरे कम होते जा रहे थे. दे वेर बेसिकली रिड्यूसिंग इन देयर नंबर्स. सो द ब्रिटिश वेर ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस. तो ब्रिटिशर्स जो है तो भाई साहब इतने ज़्यादा रिबेल फोर्सेस बढ़ गए थे कि दे वर आउटनंबरिंग द ब्रिटिश रिबेल फोर्सेस. ठीक है, ब्रिटिश फोर्सेस. दे वर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स. तो बहुत सारे बैटल्स फॉट हुए, बहुत सारे वॉर्स फॉट हुए और इसमें ब्रिटिशर्स डिफीट हुए. ठीक है, दे वर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स. This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. तो जैसे जैसे ये बढ़ते गए आगे सीपॉयज और ब्रिटिशर्स को हराते गए तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया. ठीक है, कि हम इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकते हैं. वी कैन बेसिकली फाइट विद देम एंड एक्सपेल देम फ्रॉम इंडिया वंस एंड फॉर ऑल. ठीक है, सो ये कॉन्फिडेंस भाई साहब उनका बढ़ता गया. अ सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर. ठीक है, अवध में एक रेबेलियन, रेबेलियन मतलब क्या होती है? बगावत, अगेंस्ट ने जाना. ठीक है, सो सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर. ऑन 6th of August 1857 we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander in chief expressing the fear felt by the British. तो ये एक हमको रिकॉर्ड से मिलता है कि नाउ द ब्रिटिशर्स वेर अफ्रेड ऑफ द अपराइजिंग. जैसे धीरे धीरे लोग कलेक्ट हो रहे हैं और कलेक्ट होकर किसके अगेंस्ट में जा रहे हैं? दे आर गोइंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ठीक है, सो इन्होंने डर के मारे एक लेटर लिखा था ऑन द 6th of August 1857. वी फाइंड द टेलीग्राम. टेलीग्राम मतलब समझते हैं? आपने कभी लेटर देखा है? लेटर, पोस्ट कार्ड देखा है कभी? इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, ये सब कभी देखा है? मतलब अभी तो है नहीं, ये सब उड़ गया है. ठीक है, बट एक टाइम पे टेलीग्राम हुआ करता था. टेलीग्राम में कैसा मैसेज जाता था? ठीक है, मतलब जैसे समझ लो कोई अर्जेंट मैसेज है. उस टाइम पे फ़ोन कॉल्स नहीं होते थे, फ़ोन्स नहीं थे, तो कोई अर्जेंट मैसेज अगर मुझे पहुंचाना है तो वो टेलीग्राम से जाता था. टेलीग्राम वाज अ सिस्टम इन विच यू कम्युनिकेट अर्जेंट मैसेजेस. ठीक है, सो इन द 6th of August 1857 वी फाइंड अ टेलीग्राम सेंड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर टू हिज कमांडर इन चीफ एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ट बाय द ब्रिटिश. सो दे वर फीलिंग अ फियर फेल्ट बाय द ब्रिटिश और इन्होंने अपना डर जाहिर किया था. तो हमको प्रूफ मिल रहा है कि ब्रिटिशर्स डर गए थे, इस अपराइजिंग से धीरे धीरे डर गए थे. ठीक है, ओके. आवर मेन आर काउड बाय द नंबर्स अपोज टू देम एंड द एंडलेस फाइटिंग. काउड मतलब अभी हम डर गए हैं. ठीक है,
हमारे मेन जो हैं अभी डर गए कि इतना सारा लड़ाई और सब जगहों से हो रहा है, तो वी आर नाउ अफ्रेड टू कंट्रोल दिस एंटायर थिंग, ठीक है। इट माइट गो आउट ऑफ कंट्रोल, एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, सारा जितने भी विलेजेस हैं सब हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं। द जमींदार्स हैव रिजन टू अपोज अस, तो जितने भी जमींदार हैं दे आर राइजिंग टू अपोज अस, ठीक है। सो दे आर राइजिंग इन स्ट्रेंथ टू अपोज अस। मेनी न्यू लीडर्स केम अप, फॉर एग्जाम्पल अहमदुल्ला शाह, अ मौलवी फ्रॉम फैजाबाद, prophesied that the rule of British would come to end soon। तो और भी बहुत सारे भाई साहब रूलर्स, मतलब बहुत सारे नए लीडर्स आने लगे। सो दिस वॉज अहमदुल्ला शाह, ही वॉज बेसिकली अ मौलवी। मौलवी मतलब समझते हैं ना, जो आपके मस्जिदों में जो मौलवी होते हैं जो प्रोफेसाइज करते हैं, मतलब जैसे किसी पंडित ने कुछ बोल दिया कि तुम्हारा ना बुराई होगा, तुम घबरा जाओगे, है ना। सो वैसे ही मोहम्मडन्स लोग भी इनको मानते हैं। तो इन्होंने भाई साहब बोला कि मौलवी फ्रॉम फैजाबाद प्रोफेसाइज द रूल ऑफ ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून। इन्होंने बोल दिया कि भाई साहब ये ब्रिटिश लोगों का जो राज है ये जल्दी ख़त्म होने वाला है, और लोगों का कॉन्फिडेंस इससे और बढ़ गया, ठीक है। दिस बेसिकली इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स। तो ये सारे लोग जो है तो इनसे जुड़ गए, बहुत सारे सपोर्ट करने लगे, बहुत बड़ी तादाद में लोग इनको सपोर्ट करने लगे, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग, ठीक है। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, तो ये लखनऊ आए टू फाइट द ब्रिटिश। इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर्स केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल। तो यहाँ पे भाई साहब बहुत बड़ी तादाद में लोग चारों तरफ से आने लगे टू वाइप आउट द वाइट पीपल। Bakht Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi, ठीक है। So this was basically Bakht Khan, he was a soldier from Bareilly, Bareilly एक जगह का नाम है, ठीक है। took charge of a large force of fighters who came to Delhi। So दिल्ली में भाई साहब लोग अभी जमा हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में सेंट्रल रूल था, ठीक है। So people were basically collecting in Delhi। He became a key military leader of the rebellion, so he became one of the most important leaders of the entire rebellion। In Bihar, an old zamindar Kuwar Singh joined the rebel sepoys and battled with the British for many months। तो ये कुंवर सिंह ने भी भाई साहब ज्वाइन किया, and he fought with the British for many months, बहुत महीनों तक ये लड़ाई चलती रही। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइंड द फाइट, तो अलग अलग जगहों से भाई साहब जितने भी लीडर्स थे, ठीक है, एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइंड द फाइट, दे बेसिकली जॉइंड द फाइट, ठीक है। सो चारों तरफ से लोग जमा हो रहे थे अभी। द रेबिलियन स्प्रेड्स एज द म्यूटिनी स्प्रेड, ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड इन कैंटनमेंट्स। तो अलग अलग जगहों पे कैंटनमेंट होते थे, ये मिलिट्री कैंटनमेंट होते थे, ठीक है। इन दीज मिलिट्री कैंटनमेंट ब्रिटिश ऑफिसर्स स्टार्टेड गेटिंग किल्ड, इनको मार दिया जाने लगा। तो अभी इनके लाइफ की इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी है, ठीक है, ओके। अभी द कंपनी फाइट्स बैक, तो चारों तरफ से भाई साहब लोग जमा हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे टू फाइट विद द ब्रिटिशर्स। नाउ द ब्रिटिशर्स फाइट बैक। अननर्व्ड बाय द स्केल ऑफ द अपहीवल, अननर्व्ड बाय द स्केल ऑफ द अपहीवल, द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवॉल्ट विद ऑल इट्स माइट। तो भाई साहब कंपनी अभी घबरा गई, ठीक है। सो अभी कंपनी ने क्या किया, पूरे माइट से, पूरे अपने फोर्स से इसको सप्रेस करने की कोशिश की, द एंटायर रिवोल्ट को सप्रेस करने की कोशिश की विद ऑल इट्स माइट, ठीक है। इट बॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, तो इन्होंने क्या किया, रीइंफोर्समेंट लाया, मतलब और ज्यादा फोर्सेस को, हाय सो रहा है तू, ठीक है। सो दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग रीइंफोर्समेंट्स फ्रॉम इंग्लैंड, रीइंफोर्समेंट्स फ्रॉम इंग्लैंड मतलब दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग मोर मिलिट्री फ्रॉम इंग्लैंड इन ऑर्डर टू सप्रेस दिस रेबेलियन, ठीक है, ओके। पास्ट न्यू लॉस, दे पास्ट न्यू लॉस, अलग अलग लॉस पास होने लगे, सो दैट द रिबल्स कुड बी कन्विंस्ड विद ईज, ठीक है। तो आपके भाई साहब रिबल्स जो हैं उनको सप्रेस करने के लिए नए नए लॉज ये लाने लगे, ठीक है, नए नए कानून लाने लगे, ठीक है। मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, तो ये कंपनी के जो लोग थे, जो रीइंफोर्समेंट आया, ये बड़े बड़े जो स्टॉर्म सेंटर्स थे, मतलब जो मेन सेंटर्स थे जहां पे रेवोल्यूशन हो रहा था या जहां पे लोग फाइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के, वहां पे जाके इकट्ठा होने लगे। दे स्टार्टेड इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स, दे स्टार्टेड मूविंग इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857। तो पहला जीत इनको दिल्ली में हासिल हुआ, इन्होंने पहले रिबेल फोर्सेस ने दिल्ली में पूरा कब्जा कर लिया था, तो दिस वाज रिकैप्चर्ड बैक, दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड बैक फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस इन 1857। The last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was tried in court and sentenced to life imprisonment। तो बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्परर थे
इनको कोर्ट में ले जाया गया और इनको भाई साहब पूरी ताउम्र, ठीक है, ही वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ही वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ, ही वाज इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, ठीक है, पूरे ताउम्र इनको कैद कर दिया, इनको कैद दी गई, मतलब ही वाज सेंटेंस्ड फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट समझते हैं, पूरा जितने भी इनका उम्र बाकी है ही वुड हैव टू स्पेंड इन जेल, ठीक है। His sons were shot dead before his eyes. इनके बच्चों को इनके सामने ही मार दिया गया, इनके लड़कों को इनके सामने ही मार दिया गया, गोली मार दी गई इनको। He and his wife Begum Zinnat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. तो इनको और इनके वाइफ को रंगून बर्मा बोल के जगह है जो इंडिया के इधर है, ठीक है। सो इस बर्मा का कैपिटल था रंगून, बहुत ही मतलब उस टाइम पे जंगल एरिया था, तो वहाँ पे उनको एग्जाइल में भेज दिया गया, ठीक है। ही वुड नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ इंडिया एट ऑल, ठीक है। ही एंड हिज वाइफ बेगम जिन्नत महल वे सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858। तो पूरे दिल्ली में अभी ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। दिल्ली वॉज अ सेंटर ऑफ मुगल एम्पायर। The last Mughal empire, that is Bahadur Shah Zafar, was overthrown, ठीक है। He was imprisoned for life and he was sent to Rangoon, ठीक है, along with his wife. बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862, वहाँ पे उनका मौत हो गया भाई साहब, ठीक है। इन 1862 ही डाइड इन रंगून जेल। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रेबिलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट। तो रिकैप्चर हुआ, दिल्ली को फिर से इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन ये जो दिल्ली का रिकैप्चर हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि रेबिलियन उसके बाद मर गया, ठीक है। डजंट मीन दैट रेबिलियन डाइड आफ्टर दैट, ठीक है, ओके। पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। तो यहाँ पे फिर से वो बैटल चलता ही रहा। पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश, ठीक है। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेज ऑफ पॉपुलर रेबिलियन। 2 साल तक भाई साहब इनको लड़ाई करनी पड़ी, ठीक है। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेज ऑफ पॉपुलर रेबिलियन। तो जितने भी मैसिव फोर्सेज थे पॉपुलर रेबिलियन के, इनको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स को भाई साहब 2 साल तक लड़ाई करनी पड़ी। अलग अलग जगहों पे मिलिट्री भेजकर अलग अलग तरीकों से ब्रिटिशर्स ने इस रेबिलियन को सप्रेस किया, ठीक है। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। तो एक एक करके देखिए, 1857 में इन्होंने दिल्ली पर कब्जा पाया, फिर लखनऊ पे कब्जा कब पाया भाई साहब 1858 में, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। तो झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, शी वॉज डिफीटेड एंड शी वॉज किल्ड एज वेल इन जून 1858, ठीक है। धीरे 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 सबको मार रही है। तात्या तोप एस्केप टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यू टू फाइट अ गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर क्या होता है? तात्या तोप वाज द जनरल, ठीक है, और ये भी हार गए, ठीक है। एंड ही फ्लेड टू द जंगल्स। और वहां से गुरिल्ला वॉर मतलब कैसा होता है, देखो जंगल्स में क्या होता है ना, जो लोग जंगल में रहते हैं उनको वो ही जंगल को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो छुप छुप के वार कर सकते हैं, किसी गुफा से वार कर सकते हैं, किसी ऐसे लैंड के पोजीशन से वार कर सकते हैं जहां से ब्रिटिशर्स उनको देख ना पाए। दैट इज कॉल्ड गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब लैंडस्केप का एडवांटेज लेना। एक ऐसा लैंड टेरेन है, जैसे प्लेन लैंड जब होता है वहां पे जो वॉर हो रहा है वो आपने सामने एक दूसरे को सब देख पा रहे हैं, तो किसको मारना है हमको मालूम है। लेकिन अगर जंगल में फाइट हो रहा है तो किधर से तीर आएगा आपके पास और किधर से गोली चलेगी कुछ मालूम नहीं है। जो वहां पे रहते हैं उनको मालूम है किधर से कैसे रास्ता है भागने का, किधर से कैसे रास्ता है फंसाने का, ठीक है। सो ये सारे तात्या तोप एस्केप टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यू टू फाइट अ गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर मतलब इस टाइप का, जंगल का एडवांटेज लेते हुए वॉर करना, विद द सपोर्ट ऑफ मेनी ट्राइबल एंड पीजेंट लीडर्स। सो ट्राइबल पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स इन जंगल, दे नोट द रोड्स एंड द रूट्स। वहां से उनको मालूम है, सारे रूट भी मालूम है, रोड्स भी मालूम है, जंगल का टेरेन भी उनको मालूम है, कहाँ कौन सा गुफा है, किस लैंडस्केप का कैसे वो एडवांटेज ले सकते हैं, ये सब उनको मालूम रहता है, ठीक है। एंड पीजेंट लीडर्स के साथ इन्होंने भाई साहब, ठीक है, ही वाज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। तो इनको भाई साहब कैप्चर किया गया, ही वाज ट्राइड मतलब इनके ऊपर केस चला एंड फाइनली ही वाज किल्ड इन 1859 तात्या तोप, ठीक है। सो धीरे 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 जितने भी मेन लीडर्स थे उनको मार दिया जा रहा था, ठीक है, उनको भाई साहब पकड़ के मार दिया जा रहा था। तो इससे क्या होगा, लोगों का कॉन्फिडेंस टूटेगा, फिर वो जो है तो रेबेलियन जो है तो सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertions. तो जैसे से पहले क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था भाई साहब, डिफीट हो रहा था ब्रिटिशर्स का। ये सोए जा रहा है भाई साहब, इसका क्या करें हम, देखो अभी तक सो रहा है वो। खड़े हो जा तू, खड़े हो जा, कुछ देर खड़े रहे, नींद भाग जाएगी।
ठीक है। तो जस्ट एज द विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पहले इन रेबिलियंस को क्या मिल रहा था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थोड़ी बहुत विक्ट्री मिल रही थी, अभी उसके लिए वो इनकरेज हो रहे थे। अभी धीरे धीरे ये जितने भी इनके लीडर्स हैं उनको डिफीट किया जा रहा था और उनको मार दिया जा रहा था, तो ये अभी डिस्करेज हो रहे थे, ठीक है। सो देखिए, विक्ट्री इनकरेज करता है और डिफीट डिस्करेज करेगा, ठीक है। सो दैट वाज डिस्करेजिंग दीज फोर्सेस हु हैड यूनाइटेड इन एन आर्म्स रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। अभी ब्रिटिश दोनों तरफ से खेल रही है। ब्रिटिश ने देखा पहले इनको सप्रेस करते हैं, पहले उनको डिफीट करते हैं, इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं और फिर इन लोगों का कॉन्फिडेंस जीतते हैं कि भाई साहब हम तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, जो तुम सोच रहे हो ना तुम्हारे लीडर्स तुम्हारे लिए करेंगे उससे कहीं ज़्यादा हम अच्छा करेंगे, ठीक है। तो हम तुम्हारे अभी जितने भी तुम्हारे धर्म हैं उसमें हम इंटरफियर नहीं करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट इंटरफियर इन एनीथिंग, वी विल नॉट इंटरफियर इन एनी ऑफ योर लाइफ स्टाइल्स, ये इन्होंने डिसाइड कर लिया, ठीक है। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब जो आपके लॉयल लैंड होल्डर्स हैं, मतलब ब्रिटिशर्स को जो लोग फेवर करते हैं, जिनके पास ज़मीन है और जो ब्रिटिश रूल को फेवर करते हैं, ठीक है, वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स। तो इनको भाई साहब जो भी इनका राइट है लैंड्स पे हम इनको देंगे। ट्रेडिशनल राइट्स मतलब पूरा गांव इनको जानता है, मानता है, ठीक है, रिस्पेक्ट देता है। तो इनकी जितने भी ट्रेडिशनल राइट्स थे वी विल कंसिडर दोज राइट्स, ठीक है। वी विल नॉट स्नैच अवे देयर लैंड्स। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied. तो ऐसा ऑफर दिया गया कि अगर आपने समझो हमारे अगेंस्ट बगावत की भी है तो कोई बात नहीं है, अगर आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अगर समझ लो आपने किसी वाइट इंसान को नहीं मारा है जान से और आप सरेंडर कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको जेल नहीं देंगे और आपको आपके राइट्स, आपका लैंड जो है वो वापस मिल जाएगा। इससे क्या होगा, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग अपने रेबेलियन एटीट्यूड को छोड़कर ब्रिटिशर्स के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ओके, Nevertheless, hundreds of sepoys, ठीक है, rebels and nawabs, hundreds of sepoys, rebels, nawabs were tried and hanged। इसके बावजूद भी इन्होंने sepoys मतलब जो मिलिट्री में थे, जो इंडियन लोग ब्रिटिश आर्मी में थे, जो नवाब लोग थे, जो रिबेल्स थे जिन्होंने बगावत की थी और जो राजास थे उस टाइम पे, ठीक है, जिन्होंने बगावत की थी, whosoever had participated in the rebellion they were tried मतलब इनके ऊपर केस चला and they were hanged मतलब इनको फांसी दे दी गई, ठीक है, they were basically hanged, ठीक है। British forces attacked the rebels who had occupied the Red Fort on the right and Salimgarh Fort in Delhi on the left। तो ब्रिटिश फोर्सेस ने क्या किया भाई साहब, रेड फोर्ट पे पहले इन लोगों ने कब्जा किया था, रेबेलियन जो लोग रेबेलियस लोग थे उन्होंने रेड फोर्ट पे कब्जा किया था। और कहाँ पे करीब रखे थे भाई साहब, सलीमगढ़ फोर्ट इन दिल्ली। तो ब्रिटिश फोर्सेस ने इन दोनों जगहों पर अटैक कर दिया भाई साहब, ठीक है। द सीज ट्रेन रीचेस दिल्ली, ठीक है। द ब्रिटिश फोर्सेस इनिशियली फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेक थ्रू द हैवी फोर्टिफिकेशन इन दिल्ली, ठीक है। तो ब्रिटिश फोर्सेस पहले भाई साहब दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक थ्रू द हैवी फोर्टिफिकेशन इन दिल्ली। बहुत ज़्यादा फोर्ट्स थे और बहुत हैवी फोर्ट्स थे, ठीक है। तो दे वर नॉट एबल टू ब्रेक। ऑन 3rd of September 1857 रीइंफोर्समेंट्स अराइव्ड। रीइंफोर्समेंट्स अराइव मतलब ब्रिटिशर्स लोगों ने अभी ब्रिटिश से, ठीक है, नए फोर्सेस भेजे। अराइव्ड अ 7 mile लॉन्ग सीज ट्रेन कंप्राइजिंग कार्टलोड्स ऑफ कैनन्स एंड एम्यूनिशन पुल्ड बाय एलिफेंट्स। तो भाई साहब 7 मील तक इतना बड़ा एक उनका आर्मी का यूनिट आया, ठीक है। ये एलिफेंट्स थे और ये बेसिकली क्या लेकर जा रहे थे, टैंक्स, कैनन्स, ठीक है। तो रेड फोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट था और उस फोर्ट के अंदर पूरी इंडियन आर्मी इकट्ठा थी, सीपॉयज की आर्मी इकट्ठा थी। तो इस फोर्ट को उन्हें जीतना था। तो रीइंफोर्समेंट्स इन्होंने मंगाए इंग्लैंड से और इंग्लैंड से बहुत बड़ी तादाद में हाथी, ठीक है, घोड़े और ये सब जितने भी लोग मतलब टैंक्स हैं ये आए थे, ठीक है। दीज कैनन्स हैड कम। ब्रिटिश ट्रूप्स, ठीक है, ब्रिटिश ट्रूप ब्लो अप कश्मीर गेट टू एंटर दिल्ली। कश्मीर गेट बेसिकली रेड फोर्ट का एक हिस्सा है और उसको पूरा उन्होंने उड़ा दिया और रेड फोर्ट में एंटर हो गए, ठीक है। दे वर बेसिकली एबल टू एंटर द रेड फोर्ट। इसको पूरा उड़ा दिया इन्होंने, ठीक है। दे बेसिकली ये कैनन से इन्होंने उड़ा दिया एंड दे वर एंटर, ठीक है।
आफ्टर मर्ज भाई साहब क्या हो गया, द ब्रिटिश हैड रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859 बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर। तो अभी इनको भाई साहब समझ में आ गया था कि हम सेम पॉलिसीज से इस लैंड को रूल नहीं कर सकते हैं, वी विल हैव टू बेसिकली चेंज आवर पॉलिसीज, ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी हैव टू चेंज आवर पॉलिसीज। गिवन बिलो आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। The British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the powers of East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs। तो भाई साहब एक नया एक्ट पास हुआ कभी 1858 में। The British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the powers of East India Company to the British Crown। तो अभी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश को इंडिया को रूल नहीं करेगी, पूरा ब्रिटिश एम्पायर इंडिया को रूल करेगा, ठीक है। सो प्रीवियसली इट वाज एन ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी इंडिया को रूल कर रही थी, अभी पूरा कंट्री दैट इज ग्रेट ब्रिटेन विल नाउ रूल ओवर इंडिया, ठीक है। सो द ट्रांसफर ऑफ पावर्स वाज डन, न्यू एक्ट इन 1858 वाज लॉन्च्ड, ठीक है। सो यहाँ पे भाई साहब नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका पावर किस पे चला गया, ब्रिटिश क्राउन को चला गया, ठीक है। इट वाज ट्रांसफर टू द क्राउन। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, अ मेंबर ऑफ द British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India। तो एक ब्रिटिश कैबिनेट क्या होता है भाई साहब, कैबिनेट मतलब मिनिस्टर, ठीक है। तो ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आप पूरे इंडिया के अफेयर्स को मैनेज करेंगे, यू विल बेसिकली मैनेज द एंटायर इंडिया। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया and made responsible for all matters related to the governance of India। He was given a council to advise him called the India Council। तो इनको भाई साहब एक काउंसिल दिया गया to advise him, ठीक है, called the India Council। इसको हम बोलते हैं भाई साहब इंडिया काउंसिल। The Governor General of India was given the title of Viceroy। इनको भाई साहब वाइसरॉय की उपाधि दी गई, that is a personal representative of the crown। ये वाइसरॉय कौन थे भाई साहब, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, ठीक है, क्लियर है। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय की उपाधि दी गई। थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। इसके पहले कौन रूल कर रहा था इंडिया में, इट वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इट वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ इट वॉज द एंटायर ब्रिटिश नेशन विच वॉज रूलिंग ओवर इंडिया, द एंटायर ब्रिटिश नेशन वॉज नाउ रूलिंग ओवर इंडिया, ठीक है। All ruling chiefs of the country were assured that their territory would not be annexed in future। जितने भी हमारे राजा महाराजा नवाब लोग थे उनको भाई साहब अश्योरेंस दिया गया कि आपके टेरिटरी को हम एनेक्स नहीं करेंगे, आपके टेरिटरी को हम भाई साहब अपने टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। योर टेरिटरीज विल नॉट बी टेकन ओवर एंड योर टेरिटरीज विल बी सेफ। They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs including adopted sons। तो आपको अगर कोई adopted son भी है तो उसको भी आप राजा बना सकते हैं। They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs including adopted sons। However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount। तो ब्रिटिश क्वीन को भाई साहब मानना पड़ेगा, ठीक है, सारे लोगों को ब्रिटिश क्वीन को ही अपना रूलर मानना पड़ेगा, ठीक है, एज their sovereign paramount, मतलब सुप्रीम अथॉरिटी, शी इज द सुप्रीम अथॉरिटी, ब्रिटिश क्वीन, ठीक है। Thus the Indian rulers were to hold their kingdoms, as subordinates of the British crown। तो इंडियन रूलर्स का क्या हो गया भाई साहब, होल्ड देयर किंगडम्स एज सबॉर्डिनेट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के सबॉर्डिनेट्स हैं ये, ठीक है, क्लियर है, बैठ जाइए। It was decided the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased। तो अभी क्या था, इंडियन आर्मी में ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स थे, ब्रिटिश का ही आर्मी था लेकिन ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स थे, तो इनको घटाना पड़ेगा और यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि बगावत ना फैले, ठीक है। Indian soldiers would be reduced. It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, ठीक है, इन जगहों से ही नहीं, recruitment from among the Gurkhas, Sikhs and Pathans
ठीक है, जो अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साइड थे, गुरखास जो थोड़ा नेपाल के साइड थे, और सिख्स, ठीक है, इनको भी रिक्रूट किया जाए। ठीक है, पहले किनको रिक्रूट किया जा रहा था? लोग जो अवध से बिलोंग करते थे, बिहार से, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, मोर सोल्जर्स नाउ वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम द गुरखास, सिख्स एंड द पठान रेजिमेंट्स। ठीक है, इन लोगों को ज़्यादा रिक्रूटमेंट किया जाएगा। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वॉज कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। तो ज़्यादा करके मोहम्मडन्स के लैंड कॉन्फिस्केट करने जाने लगे, मतलब हड़प गए, क्योंकि इन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। ज़्यादा करके मुगल एम्पायर के जो मतलब रूलर्स थे या जो भी आर्मी थी वो मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो मुस्लिम कम्युनिटी का काफ़ी सारा लैंड जब्त हो गया। ठीक है, और दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन, इनको भाई साहब शक की नज़रों से देखा जाने लगा, एंड हॉस्टिलिटी, कि ये हमारा कुछ नुकसान ही करेंगे। ठीक है, The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way, और ब्रिटिशर्स का मानना था कि ये जो पूरा जो रेबेलियन हुआ है ये ज़्यादा करके मोहम्मडन्स के लिए हुआ है, तो वी शुड कॉन्फिस्केट देयर लैंड्स, तो उनको पनिश किया गया। The Britishers decided to respect the customary religious and social practices of the people in India। तो ब्रिटिशर्स ने भाई साहब क्या किया था? सती पे बैन लगा दिया था। ठीक है, फिर तो ये कुछ ऐसे प्रथाएं थी जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की और जिसकी वजह से लोग भड़क गए थे। तो अभी ब्रिटिशर्स ने बोला नाउ वी विल नॉट इंटरफेयर इन योर रिलीजियस मैटर्स, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया कि भाई अब हमारी तरफ से आपके रिलीजियस मैटर्स में कोई भी हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस अभी से नहीं होगा। ठीक है, Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their lands। तो लैंडलॉर्ड्स और जमींदार्स काफ़ी भड़के हुए थे और इनके अंडर बहुत सारे किसान लोग हैं, वो भी भड़क जाएंगे। तो इनको कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनाए गए कि लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार्स को प्रॉपर उनको लैंड के लिए प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, पॉलिसीज़ वेर मेड टू प्रोटेक्ट देयर लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। ठीक है, तो 1800 and 1850 तो thus a new phase of history began after 1857। 1800 में ब्रिटिशर्स लोग ऑलमोस्ट इंडिया में आए थे। 1857 में, ठीक है, पहला रिवोल्ट हुआ और 1857 से लेकर 1900 तक भाई साहब कहानी पलट गई। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का रूल था, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था और यहाँ पे भाई साहब ब्रिटिश एम्पायर का रूल आ गया। नाउ इट वाज द ब्रिटिश एम्पायर विच वाज रूलिंग इंडिया। ठीक है, इट वाज द ब्रिटिश एम्पायर विच टुक ओवर। क्लियर? So some important centers of revolt in North India, Meerut, Bareilly, Faizabad, Lucknow, Kanpur, Jhansi, Delhi, these were the important centers in the northern part of India which saw the impacts of the uprising of 1857. ठीक है, elsewhere for a heavenly kingdom of great peace, while the revolt was spreading in India in 1857, a massive popular uprising was raging in the southern parts of China। तो चाइना में भी ऐसा एक रिवोल्ट चल रहा था। ठीक है, चाइना में भी एक अपराइजिंग चल रहा था। इट स्टार्टेड इन 1850 एंड could be suppressed only by the mid 1860s। तो ये चाइना में जब चला था, ये 1850 में चालू हुआ था और ये 1860 में खत्म किया गया। ठीक है, जोर जबरदस्ती सप्रेस किया गया। Thousands of laboring poor people were led by Hong Xuan to fight for the establishment of the heavenly kingdom of great peace। वहाँ पे ऐसा बोला जाता था heavenly kingdom of great peace। इस establishment के लिए thousands, इन्होंने ये लीडर थे उनके। ठीक है, he was basically the leader। This was known as the टाइपिंग रेबिलियन, इसको टाइपिंग रेबिलियन बोला जाता था। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। होंग ज़ुआन वाज अ कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड वाज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल रिलीजन्स प्रैक्टिस्ड इन चाइना सच एज कॉन्फ्यूशियनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो ये खुद ही क्रिश्चियन थे और ये कॉन्फ्यूशियस उनके भाई साहब एक रिलीजियस लीडर थे और बुद्धिज्म, इन दोनों के अगेंस्ट में थे ये। ठीक है, ही वाज बेसिकली अगेंस्ट दीज रिलीजन्स। द रिबेल्स ऑफ टाइपिंग वांटेड टू एस्टैब्लिश अ किंगडम वेयर भाई साहब क्या अ फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज प्रैक्टिस्ड। तो इनके हिसाब से भाई साहब एक ऐसा किंगडम होना चाहिए जहाँ पे क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस हो और क्या हो भाई साहब, नो वन हेल्ड एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। ठीक है, देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन सोशल क्लास एंड बिटवीन मैन एंड वुमेन, कोई डिफरेंस ना हो सोशल क्लास। ठीक है, इट वॉज ऑल, तो ये कम्युनिस्ट टाइप का मैनिफेस्टेशन था। कंजम्पशन ऑफ ओपियम, ओपियम मतलब ड्रग्स, टोबैको, अल्कोहल एंड एक्टिविटीज लाइक गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, स्लेवरी वेर प्रोहिबिटेड। ये सारी जो समाज की कूप चीज़ें थी इनको प्रोहिबिट कर दिया जाए। ठीक है, ओके।
द ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेटिंग इन चाइना हेल्प द एम्परर ऑफ क्विंग डायनेस्टी टू पुट डाउन द टाइपिंग रेबिलियन। तो टाइपिंग रेबिलियन को पुट डाउन करने के लिए इन्होंने बहुत सारा फोर्सेस भेजा, ब्रिटिश ने भाई साहब हेल्प किया, ठीक है, ब्रिटिशर्स हेल्प देम, ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली एल्सवेयर दैट द इंपैक्ट्स वर देयर, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल, वन सेकेंड ना।